ठीक है, अब हम सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन केस 1993 वाले पर आते हैं। हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही लैंडमार्क केस है। हाँ, लैंडमार्क तो है। इसको पॉपुलरली सेकंड जजेस केस भी कहते हैं शायद। हाँ हाँ बिल्कुल, यही नाम ज्यादा चलता है, सेकंड जजेस केस। और ये जुडिशल हिस्ट्री में एक बड़ा मोड़ था। और इसका मेन मुद्दा तो वही था, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजों की अपॉइंटमेंट कैसे हो। आर्टिकल्स 124 और 217 है ना। एग्जैक्टली हाँ, सारी बहस इन्हीं आर्टिकल्स के इर्द गिर्द थी, खासकर उनमें लिखे एक शब्द कंसल्टेशन को लेकर। अच्छा, तो इस केस में हुआ क्या था फिर? मुझे याद आ रहा है कि इसने किसी पुराने जजमेंट को पलट दिया था। हाँ बिल्कुल सही याद है आपको। इसने 1981 के एसपी गुप्ता केस, जिसे फर्स्ट जजेस केस कहते हैं, उसके फैसले को ओवररूल कर दिया। मतलब जो पहले सिस्टम था उसको पूरी तरह बदल दिया। ओह, फर्स्ट जजेस केस को। तो पहले क्या था, मतलब 1981 वाले केस में क्या तय हुआ था जिसे बदलना पड़ा? देखिए, फर्स्ट जजेस केस में मेजॉरिटी व्यू ये था कि प्रेसिडेंट जब सीजेआई से कंसल्ट करेंगे जजों की अपॉइंटमेंट पर, तो उस कंसल्टेशन का मतलब सहमति यानी कंकरेंस नहीं है। अच्छा, सिर्फ सलाह। हाँ, सिर्फ सलाह। मतलब प्रेसिडेंट यानी सरकार सीजेआई की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं थे। अगर दोनों में मतभेद है तो सरकार की बात ऊपर रह सकती थी। एक तरह से एग्जीक्यूटिव का पल्ला भारी था। समझ गया। तो मतलब फाइनल कॉल सरकार का था। तो फिर सेकंड जजेस केस ने क्या कहा, क्या बदलाव आया? सेकंड जजेस केस ने इस पूरी इक्वेशन को पलट दिया। कोर्ट ने कहा कि हाँ, प्रेसिडेंट ही जजों को अपॉइंट करेंगे और सीजेआई की सलाह पर ही करेंगे। यहां तक तो ठीक लगता है। हाँ, ये तो सीधा लगता है, प्रेसिडेंट को सीजेआई सलाह देंगे। तो फिर पेंच कहाँ था? पेंच इसके आगे है। कोर्ट ने कहा कि सीजेआई ये सलाह अकेले नहीं देंगे, उन्हें अपने 2 सीनियर मोस्ट कॉलीग से उनके व्यूज को कंसिडरेशन में लेना होगा। ओहो, मतलब अकेले फैसला नहीं, टीम का इनपुट जरूरी है, 2 सीनियर जज और। हाँ, सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंटमेंट के लिए। और सिर्फ इनपुट लेना नहीं, यहीं पर सबसे बड़ा ट्विस्ट आया। क्या? कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल्स 124(2) और 2171 में जो शब्द कंसल्टेशन लिखा है ना, हाँ, उसका मतलब सिर्फ सलाह मशवरा नहीं है, उसका मतलब है कंकरेंस, सहमति। अरे बाप रे, कंसल्टेशन से कंकरेंस, मतलब सलाह नहीं, सहमति चाहिए। उन 2 जजों की हाँ जरूरी है। एग्जैक्टली, सहमति अनिवार्य है, मैंडेटरी है। ये तो पूरा पावर स्ट्रक्चर ही बदल गया। मतलब अब सीजीआई अगर किसी का नाम भेजना चाहें लेकिन वो 2 सीनियर जज मना कर दें तो सीजेआई वो नाम आगे नहीं बढ़ा सकते, प्रेसिडेंट को रेकमेंड नहीं कर सकते। सोचिए, एक शब्द की व्याख्या ने जुडिशरी की भूमिका कितनी ज्यादा बढ़ा दी अपॉइंटमेंट प्रोसेस में। वाकई, पहले सरकार की चलती थी, अब जुडिशरी का कलेक्टिव डिसीजन मैटर करने लगा। वो भी एक छोटे ग्रुप का। हाँ, सीजीआई और उनके 2 सीनियर मोस्ट कॉलीग्स। इस फैसले ने जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को बहुत मजबूत किया, ऐसा माना गया। एग्जीक्यूटिव का रोल कम हो गया। और सीजीआई के अपॉइंटमेंट के बारे में भी कुछ कहा था क्या कोर्ट ने इस केस में? वो भी तो एक बड़ा सवाल रहता है हमेशा। हाँ, उस पर भी क्लैरिटी दी। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जज होंगे, सामान्यतः उन्हीं को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया जाना चाहिए। अच्छा, तो सीनियरिटी प्रिंसिपल को एक तरह से कंफर्म कर दिया। बिल्कुल, उसे एक तरह की संवैधानिक मान्यता दे दी ताकि उस पर बार बार विवाद ना हो। ये एक बहुत अहम पॉइंट था इस जजमेंट का। ठीक है, तो अब ये सारे बदलाव आ गए। कंसल्टेशन मतलब कंकरेंस, सीजेआई प्लस 2 जजों की सहमति जरूरी, और सीजेआई के लिए सीनियरिटी रूल। तो इसका असर क्या हुआ? मतलब कोई नया सिस्टम बना, कोई फॉर्मल प्रोसीजर? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, सिर्फ रूल बना देना काफी नहीं होता, उसे लागू कैसे करना है ये भी तय करना पड़ता है। तो इस 1993 के फैसले के बाद एक और डेवलपमेंट हुआ 1998 में। 1998 में वो क्या था? उसे कहते हैं थर्ड जजेस केस। पर वो असल में कोई रेगुलर केस नहीं था, वो एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था आर्टिकल 143 के तहत। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मतलब प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी थी। हाँ, प्रेसिडेंट ने इसी कंसल्टेशन प्रोसेस पर, जो सेकंड जजेस केस में बताया गया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन मांगी। कुछ कंफ्यूजन थे, कुछ और क्लैरिटी चाहिए थी। अच्छा, मतलब सेकंड जजेस केस के बाद भी कुछ सवाल बाकी रह गए थे। हाँ, कुछ प्रैक्टिकल सवाल थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में इस रेफरेंस पर अपनी राय दी, और इस राय ने सेकंड जजेस केस के प्रिंसिपल्स को और मजबूत किया और प्रोसेस को थोड़ा और एक्सपैंड किया। और एक्सपैंड कैसे किया?
सबसे बड़ा बदलाव ये आया कि सुप्रीम कोर्ट जजों की अपॉइंटमेंट के लिए सीजेआई को अब 2 नहीं बल्कि 4 सीनियर मोस्ट जजों से कंसल्ट करना होगा। ओह, 2 से 4, मतलब CJI+4 हो गया सुप्रीम कोर्ट के लिए। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के लिए CJI+4, हाई कोर्ट के लिए वही रहा CJI+2। और इसी 1993 के जजमेंट और 1998 की ओपिनियन के आधार पर एक डिटेल्ड प्रोसीजर बनाया गया। प्रोसीजर? कैसा प्रोसीजर? उसे कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर या शॉर्ट में MOP। ये वो डॉक्यूमेंट है जिसमें लिखा है कि जजों की अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर कैसे होगी, कौन किससे कंसल्ट करेगा, टाइमलाइन क्या होगी, वगैरह वगैरह। मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, MOP। अच्छा। और मेरे ख्याल से ये जो पूरा सिस्टम है CJI+4 या CJI+2 जजों का ग्रुप जो नामों पर फैसला करता है, इसी को आज हम कोलिजियम सिस्टम कहते हैं। सही समझ रहा हूं मैं? बिल्कुल सही, एकदम सही। यही जजों का ग्रुप कोलिजियम कहलाता है और ये पूरा मैकेनिज्म जो सेकंड और थर्ड जजेस केस से निकल कर आया और MOP में फॉर्मलाइज हुआ, वही कोलिजियम सिस्टम है। और ये कहा जाता है कि ये सिस्टम जुडिशरी ने खुद ही बनाया है, क्योंकि संविधान में तो कोलिजियम वर्ड है ही नहीं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। संविधान में सिर्फ कंसल्टेशन लिखा था, कोर्ट ने उसकी व्याख्या करके कंकरेंस बनाया। फिर उस कंकरेंस को ऑपरेट करने के लिए ये जजों का ग्रुप यानी कोलिजियम बनाया और फिर उसका पूरा प्रोसीजर भी तय किया। इसीलिए इसे जजेस सिलेक्टिंग जजेस वाला सिस्टम भी कहा जाता है। समझ गया। तो सेकंड जजेस केस ने फैक्टिकली जजों की नियुक्ति का जो अधिकार था वो एग्जीक्यूटिव से लेकर जुडिशरी के ही एक हिस्से यानी कोलिजियम के हाथ में दे दिया। हाँ, इसका घोषित उद्देश्य तो जुडिशरी की स्वतंत्रता को बचाना और मजबूत करना था, ताकि सरकार का गैर जरूरी दखल न हो। राइट। तो ये थी सेकंड जजेस केस की कहानी और कैसे कोलिजियम सिस्टम वजूद में आया। काफी इंटरेस्टिंग और इम्पैक्टफुल रहा ये। कैसे एक शब्द की व्याख्या ने पूरे सिस्टम को बदल दिया। निश्चित रूप से। और जैसा आपने कहा, इसका इम्पैक्ट बहुत गहरा रहा है। इसने जुडिशरी की स्वतंत्रता को तो बढ़ाया, लेकिन इसके साथ ही इस सिस्टम की अपनी चुनौतियां भी हैं। हाँ, वो तो हैं, जैसे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के सवाल, है ना? बिल्कुल, उन पर भी काफी बहस होती है कि कोलिजियम कैसे काम करता है, फैसले कैसे लेता है, उसमें पारदर्शिता कितनी है। ये एक अलग और अहम चर्चा का विषय है। सही कहा। शायद उस पर भी कभी बात करनी चाहिए, पर अभी के लिए ये समझना जरूरी था कि एक कोलिजियम सिस्टम आया कहां से और वो रास्ता सेकंड जजेस केस से होकर गुजरता है। चलिए, इस केस को समझने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम TMA पाई फाउंडेशन केस 2002 पर बात करते हैं। TMA पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। ये भारत में जो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान है, मतलब माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, उनके अधिकारों से जुड़ा एक बहुत ही लैंडमार्क फैसला माना जाता है। इसने काफी कुछ तय किया और इसकी गूंज मतलब आज तक सुनाई देती है। बिल्कुल बिल्कुल। ये केस सीधे सीधे हमारे संविधान के आर्टिकल 29 और खास तौर पर आर्टिकल 30 उसकी व्याख्या से जुड़ा हुआ है। आपको पता है, ये आर्टिकल 30 अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने मतलब खोलने और चलाने का, एडमिनिस्टर करने का एक मौलिक अधिकार देता है। हाँ। तो TMA पाई केस ने इसी अधिकार का दायरा क्या है, इसकी सीमाएं क्या है, इसकी विड्थ और डेप्थ क्या है, इसको बहुत विस्तार से समझाया। इसने ये तय करने में काफी मदद की कि भाई अल्पसंख्यक समुदाय अपने स्कूल, कॉलेज वगैरह कैसे चला सकते हैं, उनमें दाखिले की प्रक्रिया क्या होगी, एडमिशन प्रोसेस। हाँ, एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, फीस स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, टीचर्स की भर्ती कैसे होगी, और सबसे जरूरी बात, सरकार का दखल मतलब स्टेट रेगुलेशंस कितना और किस हद तक जायज है, कहां सरकार नियम बना सकती है और कहां संस्थानों को खुली छूट है। हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है हमेशा। मतलब ये कोई छोटा मोटा कानूनी नुक्ता नहीं है। फिर इसका सीधा असर हजारों संस्थानों पे पड़ा होगा, छोटे कस्बों के स्कूलों से लेकर बड़े शहरों के नामी गिरामी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स तक। बिल्कुल, और सिर्फ संस्थान ही नहीं, और लाखों स्टूडेंट्स की जिंदगी पर भी, उनके करियर पर। सोचिए ना, जैसे कोई धार्मिक या भाषाई समूह है, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे अपनी संस्कृति या भाषा सीखते हुए अच्छी तालीम पाएं, या वो अपने समुदाय के नौजवानों के लिए एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना चाहते हैं ताकि वो भी मेन स्ट्रीम प्रोफेशनल लाइफ में आ सकें। सही बात है। तो उनके लिए ये जानना कितना जरूरी है कि भाई उनके अधिकार क्या है और सरकार कल को आके क्या नए नियम लगा सकती है। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की 11 जजों की बेंच थी, है ना?
काफी बड़ी बेंच थी। हाँ, 11 जज, बहुत महत्वपूर्ण केस था। तो इस इतने बड़े केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या मुख्य बातें कहीं? सबसे पहला सवाल तो मेरे ख्याल से यही दिमाग में आता है कि भाई संविधान के आर्टिकल 30 में ये जो शब्द है अल्पसंख्यक या माइनॉरिटी, इसका मतलब क्या है? कौन है अल्पसंख्यक? हाँ, बिल्कुल सही सवाल है, क्योंकि यहीं से पूरी कहानी शुरू होती है। कोर्ट ने सबसे पहले इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की। आर्टिकल 30 में बस लिखा है अल्पसंख्यकों, माइनॉरिटीज। ये नहीं बताया कि ये किस आधार पर तय होंगे, धर्म, भाषा या कुछ और। हाँ, तो कोर्ट ने कहा कि देखिए, इसके तहत भाषाई, लिंग्विस्टिक और धार्मिक, रिलीजियस, दोनों तरह के अल्पसंख्यक आएंगे। यानी वो समुदाय जिनकी भाषा बहुसंख्यकों से अलग है या जिनका धर्म राज्य की मेजॉरिटी आबादी से अलग है, दोनों को आर्टिकल 30 के तहत अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान खोलने और चलाने का अधिकार मिलेगा। अच्छा, तो मतलब सिर्फ धार्मिक अल्पसंख्यक नहीं, जैसे हम आमतौर पे सोचते हैं मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, बल्कि भाषाई अल्पसंख्यक भी इसमें शामिल हैं। ये बात थोड़ी और क्लियर करेंगे। हाँ, बिल्कुल। और इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण और थोड़ी कह सकते हैं चौंकाने वाली बात भी है, जिस पर अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता। कोर्ट ने कहा कि अल्पसंख्यक का दर्जा, मतलब माइनॉरिटी स्टेटस, ये पूरे भारत के लेवल पर, नेशनल लेवल पर तय नहीं होगा। क्या? ये तय होगा राज्य, मतलब स्टेट के लेवल पर। अरे, ये कैसे? मतलब राष्ट्रीय स्तर पर जो मेजॉरिटी में है वो किसी राज्य में माइनॉरिटी हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। कोर्ट का तर्क, मतलब लॉजिक, ये था कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, 1956 में और उसके बाद भी मुख्य रूप से भाषा के आधार पर हुआ है। हाँ, लिंग्विस्टिक बेसिस पर। एग्जैक्टली। हर राज्य की अपनी एक प्रमुख भाषा है, अपनी एक अलग भाषाई पहचान है। इसलिए भाषाई अल्पसंख्यक कौन है, ये उस राज्य विशेष की जनसंख्या के संदर्भ में देखना ज्यादा लॉजिकल और प्रैक्टिकल है। ओह, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मतलब इसको एक उदाहरण से समझें तो, जी। जैसे मान लीजिए हिंदी बोलने वाले लोग हैं, नेशनल लेवल पर तो सबसे बड़ा समूह है, मेजॉरिटी में है। हाँ, लेकिन अगर वो तमिलनाडु या केरल या पश्चिम बंगाल या पंजाब जैसे राज्य में रह रहे हैं, तो वहाँ की स्थानीय आबादी और प्रमुख भाषा तमिल, मलयालम, बंगाली, पंजाबी के मुकाबले वो भाषाई अल्पसंख्यक, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी माने जा सकते हैं। बिल्कुल सही। और उन्हें वहाँ आर्टिकल 30 के तहत अपना हिंदी मीडियम स्कूल या कॉलेज खोलने का अधिकार मिल सकता है। ये मतलब हुआ। बिल्कुल सही समझा आपने। एग्जैक्टली यही मतलब है। इसी तरह मान लीजिए कोई समुदाय, जैसे मराठी भाषी, महाराष्ट्र में बहुसंख्यक हैं, पर वो शायद गुजरात या मध्य प्रदेश में अल्पसंख्यक हों। हाँ, हो सकता है। या कन्नड़ भाषी कर्नाटक में मेजॉरिटी में हैं, पर पड़ोस के गोवा या महाराष्ट्र में माइनॉरिटी हो सकते हैं। कोर्ट का नजरिया ये था कि किसी समुदाय का अल्पसंख्यक होना उस राज्य विशेष की डेमोग्राफिक्स, जनसांख्यिकी पर निर्भर करेगा। ये एक बहुत बड़ा क्लैरिफिकेशन था, जिसने माइनॉरिटी राइट्स की पूरी डिबेट को एक नया आयाम, एक नया पर्सपेक्टिव दिया। वाकई, ये तो काफी न्यूआंस्ड बात है। मतलब एक साइज फिट्स ऑल वाला अप्रोच नहीं है। ठीक है, तो ये तो हुई अल्पसंख्यक की परिभाषा धार्मिक और भाषाई, और वो भी राज्य के स्तर पर। अब आते हैं आर्टिकल 31 के कोर मुद्दे पर। ये कहता है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के, ऑफ देयर चॉइस, शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने, एस्टैब्लिश और प्रशासित करने, एडमिनिस्टर करने का अधिकार होगा। कोर्ट ने इस फ्रेज ऑफ देयर चॉइस पर काफी जोर दिया था, ऐसा मैंने पढ़ा है। हाँ, बिल्कुल। इसका क्या मतलब निकाला गया? क्या इसका मतलब सिर्फ मदरसे या गुरुकुल या कोई खास भाषा सिखाने वाले स्कूल खोलने तक ही सीमित है? नहीं, कोर्ट ने यहाँ बहुत उदार, लिबरल व्याख्या की। ऑफ देयर चॉइस का मतलब सिर्फ पारंपरिक या धार्मिक शिक्षा देने वाले संस्थान खोलना नहीं है। कोर्ट ने कहा इसका मतलब है कि अल्पसंख्यक समुदाय अपनी जरूरत, अपनी आकांक्षाओं और अपनी पसंद के किसी भी तरह के शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। किसी भी तरह की? हाँ, किसी भी तरह के। इसमें सिर्फ स्कूल ही नहीं, बल्कि प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी पूरी तरह शामिल हैं। क्या बात है! मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, लॉ कॉलेज, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये सब भी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी पसंद से खोल सकते हैं अंडर आर्टिकल 30। हाँ जी, ये सब। कोर्ट का मानना था कि अगर अल्पसंख्यकों को सिर्फ सामान्य शिक्षा या धार्मिक शिक्षा तक ही सीमित कर दिया गया, तो वो समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा, मेन स्ट्रीम में पूरी तरह से इंटीग्रेट और कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। आज के ज़माने में तरक्की के लिए, अच्छी नौकरियों के लिए प्रोफेशनल एजुकेशन कितनी ज़रूरी है, ये हम सब जानते हैं। बिल्कुल। अगर किसी समुदाय के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, मैनेजर नहीं बन पाएंगे, तो वो समुदाय पिछड़ जाएगा।
इसलिए ऑफ देयर चॉइस का मतलब सिर्फ सब्जेक्ट चुनने की आज़ादी नहीं, बल्कि अपने समुदाय के भविष्य को आकार देने वाले हर तरह के संस्थान खोलने की आज़ादी है। ये उनके सशक्तिकरण, उनके एम्पावरमेंट के लिए ज़रूरी है। जहां अच्छी प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए कितनी मारामारी रहती है, कितनी कंपटीशन है। अब आते हैं एक और बड़े और शायद सबसे ज्यादा विवादास्पद मुद्दे पर, एडमिशन। खासकर उन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स में जो सरकार से कोई पैसा, कोई आर्थिक मदद मतलब फाइनेंशियल एड नहीं लेते, जिन्हें हम कहते हैं अनएडेड माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। हाँ, अनएडेड। तो क्या सरकार या कोई यूनिवर्सिटी उनके एडमिशन प्रोसेस में सीधे सीधे दखल दे सकती है? जैसे कि सरकार कोई कोटा फिक्स कर दे कि आपको इतने % सीट बाहर वालों को देनी होगी, या एडमिशन का तरीका ये नहीं वो होना चाहिए। टीएमए पाइनेस पर क्या कहा? देखिए, इस पर कोर्ट ने एक बहुत साफ लकीर खींची। कोर्ट का फैसला था कि जो अल्पसंख्यक संस्थान सरकार से कोई मदद नहीं ले रहे, मतलब अनएडेड हैं, उनके एडमिशन के मामले में राज्य सरकार या यूनिवर्सिटी सीधे तौर पर रेगुलेट नहीं कर सकती। रेगुलेट नहीं कर सकती? हाँ, मतलब सरकार ये तय नहीं कर सकती कि वो किसको एडमिशन दें और किसको नहीं, या एडमिशन का कोटा क्या होगा, या एडमिशन की प्रक्रिया क्या होगी। उन्हें अपनी एडमिशन पॉलिसी तय करने की पूरी स्वायत्ता, ऑटोनॉमी होगी। पूरी स्वायत्ता मतलब वो जिसे चाहे उसे एडमिशन दे सकते हैं। फिर मेरिट वगैरह का क्या? नहीं, पूरी तरह से बेलगाम नहीं। कोर्ट ने यहाँ एक संतुलन बनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हाँ, एडमिशन पॉलिसी तय करने की आज़ादी है, लेकिन 2 शर्तों के साथ। पहली शर्त, अकादमिक मानकों, एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को बनाए रखने के लिए राज्य न्यूनतम योग्यता, मिनिमम क्वालिफिकेशंस और पात्रता शर्तें, मिनिमम कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी जरूर तय कर सकता है। अच्छा, जैसे मेडिकल में एडमिशन के लिए नीट पास करना जरूरी है, या इंजीनियरिंग के लिए 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होना जरूरी है, या कम से कम इतने % मार्क्स होने चाहिए। इस तरह की बेसिक एलिजिबिलिटी कंडीशन सरकार लगा सकती है, और ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स को भी माननी होंगी। ये तो मानना ही पड़ेगा। ठीक है, ये तो जायज है। और दूसरी शर्त क्या थी? दूसरी शर्त जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये कि एडमिशन प्रक्रिया निष्पक्ष, फेयर और पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। और खासकर प्रोफेशनल और हाई एजुकेशन कॉलेजों में छात्रों का चयन मेरिट के आधार पर होना चाहिए। अच्छा, तो मतलब भले ही अनएडेड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन अपनी कम्युनिटी के बच्चों को प्राथमिकता दे या उनके लिए सीटें रिजर्व करे, लेकिन उन सीटों पर भी एडमिशन मेरिट के आधार पर ही होगा, और पूरी प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, कोई छुपा रुस्तम वाला काम नहीं। हाँ, बिल्कुल। कोर्ट ने कहा कि आप अपनी एडमिशन प्रक्रिया बना सकते हैं, आप अपने समुदाय के छात्रों के लिए सीटें आरक्षित कर सकते हैं एक रीजनेबल एक्सटेंट तक, लेकिन चयन का आधार मेरिट ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट अपनी मर्जी से किसी को भी कम मेरिट वाले को भी ज्यादा मेरिट वाले को छोड़कर एडमिशन दे दे। हाँ, या डोनेशन लेकर सीटें बेचती, या भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म चल रहा है। एग्जैक्टली, वो सब नहीं चलेगा। पारदर्शिता जरूरी है, ताकि सबको पता चले कि एडमिशन कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। मेरिट को अनदेखा नहीं किया जा सकता, खासकर प्रोफेशनल कोर्सेज में जहां क्वालिटी का सवाल है। समझ गई। तो अनएडेड संस्थानों को एडमिशन पॉलिसी में काफी आजादी है, बशर्ते वो मिनिमम एलिजिबिलिटी माने, मेरिट का ध्यान रखें और प्रक्रिया फेयर और ट्रांसपेरेंट हो। ठीक है, अब आते हैं प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकार पर। आर्टिकल 31 सिर्फ संस्थान स्थापित करने का नहीं, उन्हें प्रशासित करने, एडमिनिस्टर करने का अधिकार भी देता है। तो क्या ये प्रशासन का अधिकार बिल्कुल निरपेक्ष, एब्सोल्यूट है? मतलब क्या ये संस्थान कह सकते हैं कि हम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट हैं, हम पर सरकार का कोई नियम कानून लागू नहीं होगा? नहीं। जैसे हम जैसे चाहें टीचर रखें, जितनी चाहें फीस लें, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा भी हो, क्या ऐसा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे कोर्ट ने टीएमए पाई में दूर किया। कोर्ट ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि प्रशासन का अधिकार, राइट टू एडमिनिस्टर, निरपेक्ष यानी एब्सोल्यूट नहीं है। आर्टिकल 30 का मकसद अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी पहचान बनाए रखते हुए शिक्षा के जरिए आगे बढ़ने में मदद करना है, ना कि उन्हें कुप्रबंधन, मैल एडमिनिस्ट्रेशन का लाइसेंस देना। अच्छा, कोर्ट ने कहा कि प्रशासन के अधिकार का मतलब ये नहीं है कि आप नियम कानून से ऊपर हो गए। तो फिर सरकार कहाँ तक दखल दे सकती है? क्या रेगुलेशंस लगा सकती है? कोर्ट ने कहा कि राज्य यानी सरकार शैक्षणिक मानकों, एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स को सुनिश्चित करने और उत्कृष्टता, एक्सीलेंस बनाए रखने के लिए जरूरी रेगुलेटरी मेजर्स लागू कर सकती है। ये रेगुलेशंस ऐसे होने चाहिए जो संस्थान की बेहतरी के लिए हों, ना कि उसके माइनॉरिटी कैरेक्टर को खत्म करने या उसके प्रशासन में गैर जरूरी दखलंदाजी करने के लिए। रेगुलेटरी मेजर्स मतलब किस तरह के नियम? कुछ उदाहरण देंगे? जैसे सरकार टीचर्स की मिनिमम क्वालिफिकेशंस तय कर सकती है
कि भाई प्रिंसिपल बनने के लिए इतना अनुभव चाहिए या लेक्चरर बनने के लिए नेट पीएचडी ज़रूरी है। वो सर्विस कंडीशंस तय कर सकती है ताकि टीचर्स का शोषण ना हो। वो सिलेबस और करिकुलम के लिए गाइडलाइंस दे सकती है, खासकर अगर संस्थान किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। हाँ। वो ये सुनिश्चित कर सकती है कि संस्थान में साफ सफाई हो, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, लाइब्रेरी, लैब्स वगैरह। वो फीस को रेगुलेट कर सकती है ताकि मुनाफाखोरी, प्रॉफिटियरिंग ना हो। हालांकि अनएडेड संस्थानों को ज़्यादा छूट होती है फीस तय करने में, पर वो बिल्कुल मनमानी नहीं कर सकती कि लाखों करोड़ों की फीस रख दी। हाँ, रीजनेबल होनी चाहिए। हाँ, सरकार ये भी देख सकती है कि संस्थान अपने अकाउंट्स ठीक से मेंटेन करे। तो मूल रूप से क्वालिटी कंट्रोल, टीचर्स और स्टाफ का वेलफेयर और मिसमैनेजमेंट रोकने के लिए नियम बनाए जा सकते हैं। मतलब एक लक्ष्मण रेखा है। रेगुलेशन हो सकता है, पर वो रेगुलेशन संस्थान के फंडामेंटल कैरेक्टर यानी इसके अल्पसंख्यक स्वरूप और इसके रोजमर्रा के कामकाज चलाने के अधिकार को छीनने वाला नहीं होना चाहिए। एक बैलेंस साधना होगा। बिल्कुल, बैलेंस, संतुलन, ये शब्द यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने बार बार इसी संतुलन की बात की, अल्पसंख्यक अधिकारों और समाज के वृहत्तर हित, लार्जर इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी के बीच संतुलन। ठीक है, ये तो हुई अनएडेड संस्थानों की बात। अब उन संस्थानों का क्या जो सरकार से मदद लेते हैं, यानी एडेड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस। जाहिर है भारत में ऐसे संस्थान भी बहुत है जो सरकार से ग्रांट लेते हैं। क्या उनके लिए नियम एकदम अलग है? हाँ, यहाँ स्थिति काफी बदल जाती है। जैसे ही कोई अल्पसंख्यक संस्थान सरकार से किसी भी तरह की आर्थिक सहायता, फाइनेंशियल एड लेता है, चाहे वो टीचर्स की सैलरी के रूप में हो या बिल्डिंग बनाने के लिए ग्रांट हो, चाहे वो थोड़ी ही क्यों ना हो, उस पर संविधान का एक और महत्वपूर्ण अनुच्छेद आर्टिकल 29(2) पूरी तरह से लागू हो जाता है। अच्छा, और आर्टिकल 29(2) क्या कहता है? वो एडमिशन को कैसे प्रभावित करता है? आर्टिकल 29(2) कहता है कि कोई भी शैक्षणिक संस्थान जिसे राज्य से सहायता मिलती है, स्टेट मेंटेन्ड और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड्स, किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर प्रवेश देने से इनकार नहीं करेगा। मतलब shall not deny admission to any citizen on grounds only of religion, race, caste, language or any of them. ओह, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट सरकार से पैसा ले रहा है तो फिर वो ये नहीं कह सकता कि हम सिर्फ अपनी ही कम्युनिटी के बच्चों को एडमिशन देंगे या उन्हें प्राथमिकता, प्रेफरेंस देंगे। उसे सबके लिए दरवाजे खोलने पड़ेंगे, बिना किसी भेदभाव के। बिल्कुल सही। टीएमए पाई में कोर्ट ने यही कहा, जैसे ही आपने सरकारी मदद ली, आर्टिकल 29(2) का डंडा आप पर लागू हो गया। अब आप एडमिशन में धर्म, जाति, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। आपको सभी समुदायों के योग्य छात्रों के लिए अपने दरवाजे खोलने होंगे। कोर्ट ने तो यहां तक कहा था कि एड लेने पर वो अपने समुदाय के छात्रों को प्राथमिकता भी नहीं दे सकते। हालांकि बाद के कुछ फैसलों में इस प्राथमिकता वाले पहलू पर थोड़ी बहस हुई है, कुछ न्यूआंस आया है, लेकिन मूल सिद्धांत यही है कि एडेड इंस्टीट्यूशंस में भेदभाव नहीं हो सकता। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा फर्क है अनएडेड और एडेड संस्थानों के नियमों में। एक तरफ अनएडेड को अपनी कम्युनिटी को प्राथमिकता देने की छूट है, मेरिट और पारदर्शिता के साथ। दूसरी तरफ एडेड को सबके लिए समान अवसर देना होगा। ये तो संस्थानों के लिए बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक डिसीजन होगा कि वो एड लें या ना लें। बिल्कुल, ये एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन बन जाता है। एड लेने से आर्थिक बोझ कम होता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एडमिशन में स्वायत्तता बहुत कम हो जाती है। हाँ, एड लेने से स्वायत्तता ज्यादा मिलती है, पर सारा आर्थिक बोझ खुद उठाना पड़ता है, जिससे शायद फीस बढ़ानी पड़े, जो फिर स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल हो सकता है। और एडेड संस्थानों के लिए एडमिशन प्रक्रिया के बारे में कोर्ट ने कुछ और भी कहा था, जैसे एंट्रेंस टेस्ट वगैरह के बारे में। हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात, कोर्ट ने कहा कि जो एडेड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे सरकार से मदद पाने वाले इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज, उनके मामले में राज्य सरकार ये शर्त भी लगा सकती है कि एडमिशन केवल राज्य या उसकी किसी नामित एजेंसी द्वारा आयोजित कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (सीईटी) की मेरिट लिस्ट के आधार पर ही होंगे। अच्छा, जैसे आजकल हम देखते हैं राज्यों के अपने सीईटी होते हैं या राष्ट्रीय स्तर पर नीट या जेई होते हैं। अगर अल्पसंख्यक संस्थान एडेड है तो सरकार कह सकती है कि आपको इसी सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग और मेरिट लिस्ट से एडमिशन लेना होगा, ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे। हाँ, ताकि पारदर्शिता रहे और मेरिट सुनिश्चित हो सके। अनएडेड संस्थानों पर यह बाध्यता नहीं होती, वो अपना अलग टेस्ट भी करवा सकते हैं अगर चाहें तो, या किसी कॉमन टेस्ट के स्कोर को आधार बना सकते हैं, पर प्रक्रिया उनकी अपनी होती है। अच्छा, तो एडेड संस्थानों पर सरकार का कंट्रोल एडमिशन प्रक्रिया पर भी ज्यादा होता है।
ठीक है, तो हमने अल्पसंख्यक की परिभाषा, संस्थान खोलने और चलाने का अधिकार, एडेड और अनएडेड संस्थानों के लिए एडमिशन और प्रशासन के नियम और मेरिट व पारदर्शिता की अहमियत को समझा। अब आते हैं इस फैसले के असर पर, इसके इम्पैक्ट पर। ये 2002 का फैसला था। क्या सब कुछ वैसा ही चला जैसा कोर्ट ने कहा, या इसमें कुछ बदलाव भी हुए? क्योंकि भारत में कानून और समाज दोनों बदलते रहते हैं। हाँ, बिल्कुल। यहाँ कहानी में एक और महत्वपूर्ण मोड़ आता है। जैसा अक्सर बड़े संवैधानिक फैसलों के बाद होता है, टीएमए पाई फैसले और इसके ठीक बाद 2005 में आया एक और बहुत महत्वपूर्ण केस, पीए इनामदार केस, पीए इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। हाँ, इनामदार केस। हाँ, जिसने टीएमए पाई के कुछ बिंदुओं को और स्पष्ट किया था। तो इन दोनों फैसलों के कुछ प्रभावों को लेकर समाज में, खासकर राजनीतिक गलियारों में काफी बहस हुई। एक चिंता ये उभरी कि प्राइवेट एजुकेशन, खासकर प्रोफेशनल एजुकेशन में सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस का क्या होगा? क्या पिछड़े वर्गों, बैकवर्ड क्लासेस के लिए अवसर कम हो जाएंगे? क्योंकि प्राइवेट, खासकर अनएडेड संस्थानों को एडमिशन में काफी छूट मिल गई थी। हाँ, ये चिंता तो स्वाभाविक थी, क्योंकि भारत में आरक्षण, रिजर्वेशन, सामाजिक न्याय का एक महत्वपूर्ण जरिया माना जाता रहा है। बिल्कुल। इसी चिंता के जवाब में और टीएमए पाए व इनामदार फैसलों के प्रभाव को एक तरह से काउंटर बैलेंस करने के लिए संसद ने एक बड़ा कदम उठाया। वो था 93वां संविधान संशोधन अधिनियम, 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005। अच्छा, 93rd अमेंडमेंट, ये तो सुना है काफी। इसमें क्या खास था और इसका टीएमए पाई से क्या सीधा कनेक्शन था? इस संशोधन ने संविधान के आर्टिकल 15 में एक नया क्लॉज 5 जोड़ा। ये क्लॉज राज्य को, यानी सरकार को, ये शक्ति देता है कि वो नागरिकों के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, SABCs, यानी जिन्हें हम आम भाषा में OBC कहते हैं, या फिर अनुसूचित जातियां, शेड्यूल्ड कास्ट्स, SCs, और अनुसूचित जनजातियां, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, STs, की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान, स्पेशल प्रोविजंस कर सकें। किस तरह के विशेष प्रावधान? ये प्रावधान खास तौर पर उनके शैक्षणिक संस्थानों में एडमिशन से संबंधित थे। मतलब सरकार को ये कानूनी ताकत मिल गई कि वो इन वर्गों, SEBC, SC, ST के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में सीटें आरक्षित, रिजर्व कर सके, या उनके एडमिशन के लिए कोई और विशेष व्यवस्था, जैसे फीस में छूट वगैरह, कर सके। लेकिन आर्टिकल 15 तो पहले से था, उसमें तो सरकारी संस्थानों में आरक्षण की बात थी ही। इस क्लॉज 5 में नया क्या था? नया और क्रांतिकारी ये था कि आर्टिकल 15(5) ने ये स्पष्ट कर दिया कि सरकार ये विशेष प्रावधान, जिसमें आरक्षण भी शामिल है, सिर्फ सरकारी संस्थानों में ही नहीं, बल्कि प्राइवेट शैक्षणिक संस्थानों में भी कर सकती है। अरे, प्राइवेट में भी? क्या इसमें वो अनएडेड प्राइवेट कॉलेज भी शामिल थे जिन्हें टीएमए पाई ने इतनी ऑटोनॉमी दी थी? हाँ, यही इस संशोधन की सबसे बड़ी और सबसे विवादास्पद बात थी। आर्टिकल 15(5) में साफ तौर पर लिखा गया कि ये प्रावधान प्राइवेट शैक्षणिक संस्थानों पर भी लागू होंगे, चाहे वो सरकार से सहायता प्राप्त एडेड हों या गैर सहायता प्राप्त अनएडेड हों। इसने प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर में आरक्षण का रास्ता खोल दिया। बाप रे! तो इसका मतलब ये हुआ कि 93rd संशोधन के बाद सरकार अब प्राइवेट कॉलेजों, यहाँ तक कि पूरी तरह से सेल्फ फाइनेंसिंग वाले अनएडेड प्राइवेट कॉलेजों में भी OBC, SC, ST के लिए सीटें रिजर्व कर सकती है। टीएमए पाई वाला ऑटोनॉमी का तर्क यहाँ नहीं चलेगा। हाँ, सामान्य प्राइवेट, मतलब नॉन माइनॉरिटी संस्थानों के लिए सरकार को ये शक्ति मिल गई। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। एक और ट्विस्ट, वो क्या? इस क्लॉज 15(5) में जहां सरकार को प्राइवेट संस्थानों में आरक्षण लागू करने की शक्ति दी गई, वहीं एक महत्वपूर्ण अपवाद, एक एक्सेप्शन भी जोड़ा गया। इसमें कहा गया कि ये प्रावधान, यानी SC, ST, SEBC के लिए विशेष प्रावधान या आरक्षण, आर्टिकल 31 के तहत आने वाले अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पर लागू नहीं होंगे। ओह, अच्छा। मतलब सरकार सभी प्राइवेट कॉलेजों, एडेड हो या अनएडेड, उनमें SEBC, SCT के लिए स्पेशल प्रोविजन जैसे कि आरक्षण कर सकती है, लेकिन जो संस्थान अल्पसंख्यक संस्थान के तौर पर आर्टिकल 31 के तहत स्थापित और प्रशासित हो रहे हैं, उन्हें इस दायरे से बाहर रखा गया है। उन पर यह आरक्षण लागू नहीं होगा। एकदम सही पकड़ा आपने। तो एक तरह से संसद ने एक संतुलन साधने की कोशिश की। टीएमए पाई और इनामदार केस के बाद जो स्थिति बनी थी, जब प्राइवेट, खासकर अनएडेड संस्थानों को एडमिशन में काफी स्वायत्तता मिल गई थी,
उसे 93rd संशोधन ने बदला। इसने राज्य को सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए प्राइवेट संस्थानों, नॉन माइनॉरिटी वाले, में दखल देने का अधिकार दिया, लेकिन साथ ही अल्पसंख्यक संस्थानों के आर्टिकल 31 के तहत मिले विशिष्ट संवैधानिक अधिकारों को भी सुरक्षित रखा, कम से कम इस आरक्षण वाले प्रावधान के मामले में। ये अल्पसंख्यक अधिकारों और सामाजिक न्याय की नीतियों के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाने का प्रयास था। तो ये थी टीएमए पाई फाउंडेशन केस और उसके बाद के 93वें संशोधन की पूरी कहानी, कैसे कोर्ट ने अल्पसंख्यक संस्थानों के अधिकारों को परिभाषित किया, उनकी स्वायत्तता और सरकारी रेगुलेशन के बीच की रेखा खींची, और कैसे फिर संसद ने सामाजिक न्याय के पहलू को जोड़ते हुए उस तस्वीर में कुछ बदलाव किए, लेकिन अल्पसंख्यक संस्थानों के मूल अधिकार को फिर भी बरकरार रखा। ये वाकई एक जटिल और लगातार विकसित होने वाला क्षेत्र है। हाँ बिल्कुल। इसने शिक्षा के क्षेत्र में अधिकारों, स्वायत्तता, गुणवत्ता और सामाजिक समानता के बीच के तनाव को उजागर किया है, और ये बहस आज भी किसी न किसी रूप में जारी है कि संतुलन कितना सही है, कितना प्रभावी है। सोचने वाली बात यह है कि क्या हम वाकई एक ऐसा सिस्टम बना पाए हैं जहां अल्पसंख्यक अपनी पहचान और संस्कृति को बचाते हुए मेन स्ट्रीम में पूरी तरह शामिल हो सके, और साथ ही समाज के वंचित वर्गों को भी शिक्षा में समान अवसर मिले, या ये संतुलन हमेशा एक मुश्किल चुनौती बना रहेगा? इस सवाल सच में बहुत गहरा है और इसका कोई आसान जवाब नहीं है। ये लगातार चलने वाली बहस है। बिल्कुल। खैर, ये चर्चा बहुत दिलचस्प रही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम अरुणा रामचंद्र शानबाग मामले पर बात करते हैं। 2011 का ये केस था। हाँ, ये भारत में यूथनेशिया मतलब इच्छा मृत्यु के लीगल लैंडस्केप को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण मामला है। बिल्कुल। इसका सीधा जुड़ाव है हमारे संविधान के आर्टिकल 21 से। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। जी, ये केस इसी अधिकार की व्याख्या, उसकी इंटरप्रिटेशन के इर्द गिर्द घूमता है, और खासकर उन परिस्थितियों में जहां जीवन शायद सिर्फ मशीनों के सहारे चल रहा हो। बिल्कुल। अरुणा शानबाग की कहानी तो बहुत ही दुखद थी। वो कई दशकों तक पीवीएस मतलब परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में रही, शायद इसीलिए ये केस इतना अहम हो गया। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया, क्या मेन बातें निकल कर आईं? क्योंकि ये इच्छा मृत्यु का मुद्दा ये हमेशा से बहुत कंट्रोवर्शियल रहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बहुत ही क्लियर स्टैंड लिया। सबसे पहली और सबसे साफ बात जो कोर्ट ने कही वो ये थी कि एक्टिव यूथनेशिया भारत में गैर कानूनी है। एक्टिव यूथनेशिया? हाँ, और वो गैर कानूनी रहेगा। इसका मतलब है जानबूझकर कोई ऐसा कदम उठाना जिससे सीधे तौर पर मरीज की मौत हो जाए, जैसे कोई जहरीला इंजेक्शन देना। हाँ, या कोई और तरीका अपनाना जिससे जीवन तुरंत खत्म हो जाए। कोर्ट ने कहा इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं दी जा सकती। इसमें असिस्टेड डेथ भी आ गया फिर, जहां कोई मदद करे मरने में। एग्जैक्टली, असिस्टेड डेथ भी शामिल है, जहां कोई डॉक्टर या कोई और व्यक्ति मरीज को मरने में एक्टिव रूप से मदद करे, उसे अपराध माना जाएगा। अच्छा, मतलब सीधे तौर पर जान लेने वाला कोई भी एक्शन वो पूरी तरह से इलीगल। हाँ। जैसे कई बार हम फिल्मों वगैरह में देखते हैं ना कि डॉक्टर या परिवार वाले तरस खाकर कोई इंजेक्शन दे देते हैं। हाँ हाँ, वैसा असल जिंदगी में भारत में लीगली मुमकिन नहीं है। ये तो एकदम क्लियर हो गया। बिल्कुल, वो पूरी तरह से गैर कानूनी है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। अच्छा, कोर्ट ने पैसिव यूथनेशिया की इजाजत थी। पैसिव यूथनेशिया, हाँ, ये टर्म आता है बार बार। पर ये इजाजत बिना शर्त नहीं है, बिल्कुल नहीं। कोर्ट ने इसके लिए बहुत सख्त शर्तें रखी, कई सारे सुरक्षा उपाय मतलब सेफ गार्ड्स, और एक पूरी डिटेल्ड प्रक्रिया बताई है। ऐसा नहीं कि किसी ने बस चाहा और लाइफ सपोर्ट हटा दिया, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये पैसिव यूथनेशिया, इसको थोड़ा और आसान शब्दों में समझाइए। क्या इसका मतलब सिर्फ लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा देना है, जैसे वेंटिलेटर वगैरह? हाँ, मोटे तौर पे आप कह सकती हैं, वही मतलब है। पैसिव यूथनेशिया का मतलब है जीवन रक्षक प्रणालियों यानी लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स को हटा देना या बंद कर देना। ओके। इसमें वेंटिलेटर हटाना शामिल हो सकता है, या फिर वो ट्यूब्स निकालना जिनके जरिए मरीज को खाना और पानी दिया जा रहा है। आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन जिसे कहते हैं। इसका मकसद मरीज को सक्रिय रूप से मारना नहीं है, बल्कि जो आर्टिफिशियल तरीके उसे जिंदा रखे हुए हैं उन्हें हटाकर प्रकृति को अपना काम करने देना है,
जिससे मरीज की प्राकृतिक रूप से मृत्यु हो जाए। कोर्ट ने साफ किया कि यह सिर्फ उन असाधारण और बेहद गंभीर परिस्थितियों में ही संभव है जहां मरीज के ठीक होने की, उसकी रिकवरी की कोई उम्मीद बाकी ना बची हो। जैसे कि PVS, persistent vegetative state। बिल्कुल, जैसे कोई इंसान सालों से PVS में हो, जहां दिमाग लगभग काम करना बंद कर चुका है और वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है। जैसे अरुणा शानबाग के केस में था, वो तो शायद 40 साल से ज्यादा PVS में थी। जी बिल्कुल। तो ये जो खास परिस्थितियां और शर्तें हैं, वो क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मामला बहुत सेंसिटिव है। एक डर हमेशा रहता है कि कहीं इसका गलत इस्तेमाल ना हो जाए। हाँ, ये डर तो है, ध्यान में रखा, इसीलिए इतनी सख्त प्रक्रिया बनाई गई है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हाँ, बताइए। पहला कदम, फैसला कौन लेगा। कोर्ट ने कहा कि लाइफ सपोर्ट हटाने का ये मुश्किल फैसला लेने का अधिकार सबसे पहले मरीज के करीबी रिश्तेदारों को है। करीबी रिश्तेदार मतलब? जैसे माता पिता, पति या पत्नी, बच्चे या भाई बहन। माना जाता है कि यही लोग मरीज के सबसे करीब होते हैं और शायद उसकी इच्छाओं को भी बेहतर समझते हों। ये तो लॉजिकल लगता है, परिवार वाले ही सबसे ज्यादा जुड़े होते हैं। लेकिन सोचिए, अगर किसी का कोई करीबी रिश्तेदार हो ही ना, आजकल लोग सिंगल रहते हैं, अकेले रहते हैं, या रिश्तेदार हों पर वो साथ न रहते हों, शायद विदेश में हो, या कभी कभी मरीज से उनके संबंध अच्छे ना हो, ऐसे मामलों में क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है ये। कोर्ट ने इस स्थिति के बारे में भी सोचा और एक रास्ता निकाला। अगर करीबी रिश्तेदार मौजूद नहीं है या मान लीजिए वो फैसला लेने की स्थिति में नहीं है, तो ये जिम्मेदारी मरीज के नेक्स्ट फ्रेंड पर आ सकती है। नेक्स्ट फ्रेंड, ये क्या कॉन्सेप्ट है? नेक्स्ट फ्रेंड का मतलब है कोई बहुत करीबी दोस्त या कोई ऐसा व्यक्ति जो लंबे समय से मरीज की देखभाल कर रहा हो और सच में उसका भला चाहता हो। अच्छा, जैसे कोई केयर गिवर। हाँ, केयर गिवर हो सकता है, कोई बहुत पुराना दोस्त हो सकता है, यहाँ तक कि मरीज का इलाज कर रहे डॉक्टर भी, अगर उन्हें लगता है कि इलाज अब फ्यूटाइल है, मतलब व्यर्थ है, और मरीज के हित में यही है, तो वो भी ये प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। डॉक्टर भी? ओके। जी, नेक्स्ट फ्रेंड का कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण है। ये वो व्यक्ति होना चाहिए जिसका अपना कोई स्वार्थ ना हो, जो सिर्फ मरीज के दर्द और उसकी गरिमा, उसकी डिग्निटी के बारे में सोच रहा हो। ये नेक्स्ट फ्रेंड वाली बात वाकई अच्छी है। कई बार दोस्त या केयर गिवर ही असली परिवार बन जाते हैं, खासकर बुढ़ापे में या लंबी बीमारी में। तो ठीक है, मान लिया कि परिवार ने या नेक्स्ट फ्रेंड ने या डॉक्टर ने ये मुश्किल फैसला ले लिया कि अब लाइफ सपोर्ट हटा देना चाहिए, तो क्या इसके बाद वो सीधे जाकर मशीन बंद कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर आता है सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सेफगार्ड। दूसरा कदम, हाई कोर्ट की मंजूरी अनिवार्य है। अच्छा, हाई कोर्ट जाना पड़ेगा? हाँ, फैसला चाहे किसी ने भी लिया हो, परिवार, दोस्त या डॉक्टर, उसे लागू करने से पहले संबंधित हाई कोर्ट से इजाजत लेना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। बिना हाई कोर्ट के अप्रूवल के लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स को हटाया नहीं जा सकता। ये नॉन नेगोशिएबल है। अरे वाह, मतलब ये नहीं कि घर में मीटिंग की और फैसला ले लिया, आपको हाई कोर्ट जाना ही पड़ेगा। ये तो बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। जैसा हम बात कर रहे थे ना, परिवारों में अक्सर तनाव होता है, प्रॉपर्टी के मसले होते हैं, जिम्मेदारियों का बोझ लगता है। बिल्कुल, ऐसे में कोई जल्दबाजी में या गलत इरादे से फैसला न ले ले, इसके लिए हाई कोर्ट का दखल बहुत जरूरी लगता है। ये एक तरह से इंश्योर करता है कि फैसला सिर्फ मेडिकल आधार पर और मरीज की डिग्निटी को ध्यान में रखकर लिया जा रहा है, न कि किसी और वजह से। बिल्कुल सही कहा आपने। इसी को कहते हैं जुडिशियल ओवरसाइट, यानी न्यायिक निगरानी। ये सुनिश्चित करती है कि फैसला भावनाओं में बहकर, दबाव में आकर या किसी गलत इरादे से न लिया गया हो। ये पूरी प्रक्रिया को एक ऑब्जेक्टिव नजरिए से देखती है। तो अब हाईकोर्ट की प्रक्रिया क्या होगी, ये कैसे तय करेंगे? हाँ, तीसरा कदम, हाईकोर्ट की प्रक्रिया। अब सवाल उठता है कि हाईकोर्ट इस पर फैसला कैसे करेगा। इसकी भी एक तय प्रक्रिया है। बताए। पहला, बेंच का गठन। जैसे ही ऐसी कोई याचिका, पिटीशन हाईकोर्ट में दायर होती है, वहां के चीफ जस्टिस तुरंत इस मामले को सुनने के लिए कम से कम 2 जजों की एक बेंच बनाएंगे। इसमें देरी नहीं की जाएगी। 2 जजों की बेंच, ठीक है। दूसरा, मेडिकल कमेटी। ये बेंच सबसे पहले क्या करेगी, वो 3 प्रतिष्ठित डॉक्टर्स, रेप्यूटेड डॉक्टर्स की एक कमेटी बनाएगी। 3 डॉक्टर? हाँ, 3। इन डॉक्टरों को बेंच खुद नॉमिनेट करेगी, यानी चुनेगी। ये डॉक्टर आमतौर पर न्यूरोलॉजी, साइकाइट्री, जनरल मेडिसिन या फिर मरीज की बीमारी से जुड़े क्षेत्र के विशेषज्ञ, स्पेशलिस्ट होंगे। अच्छा। तीसरा, कमेटी की राय। ये मेडिकल कमेटी मरीज की जांच करेगी, उसकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री देखेगी और अपनी डिटेल्ड रिपोर्ट बेंच को देगी।
इस रिपोर्ट में साफ तौर पर बताया जाएगा कि क्या मरीज के ठीक होने की वाकई कोई उम्मीद है या वो इरिवर्सिबल कंडीशन में है, जैसे कि पीवीएस। 3 डॉक्टर, ये भी बहुत जरूरी लगता है, क्योंकि सिर्फ एक डॉक्टर की राय पर इतना बड़ा फैसला नहीं लिया जा सकता। बिल्कुल। जैसे हम लोग किसी भी बड़ी बीमारी के लिए सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन लेते हैं, यहाँ तो जीवन और मृत्यु का सवाल है। और रिप्यूटेड डॉक्टर्स का मतलब है कि वो अपने फील्ड के जाने माने एक्सपर्ट्स होंगे, जिनकी बात का वजन हो, जिनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल न उठाया जा सके। हाँ बिल्कुल, मकसद यही है कि मेडिकल नजरिए से पूरी तरह अनबायस्ड और ऑब्जेक्टिव असेसमेंट हो। ये देखा जाए कि क्या वाकई सारी संभावनाएं खत्म हो चुकी हैं। कमेटी की रिपोर्ट बहुत मायने रखती है। फिर चौथा, नोटिस जारी करना। इसके बाद हाईकोर्ट बेंच राज्य सरकार मतलब स्टेट को और मरीज के करीबी रिश्तेदारों को, अगर याचिका उन्होंने नहीं डाली है तो, या नेक्स्ट फ्रेंड को नोटिस जारी करेगी। 1 मिनट, राज्य सरकार को नोटिस क्यों? इसमें स्टेट का क्या रोल है? ये तो मरीज और उसके परिवार का मामला लगता है ज्यादातर। अच्छा सवाल है, क्योंकि आर्टिकल 21 के तहत जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और स्टेट का, राज्य का ये संवैधानिक कर्तव्य है कि वो अपने नागरिकों के जीवन की रक्षा करे। इसको स्टेट एज पेरेंट्स पेट्रियाई भी कहते हैं। अच्छा, ओके। पैसिव यूथनेशिया, भले ही वो निष्क्रिय रूप से है तो जीवन समाप्त करने की प्रक्रिया। इसलिए राज्य का पक्ष जानना जरूरी है। हो सकता है राज्य के पास मरीज की देखभाल के लिए कोई और व्यवस्था हो, या राज्य ये सुनिश्चित करना चाहे कि सारी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन ठीक से हो रहा है या नहीं, इसलिए स्टेट को पार्टी बनाया जाता है। अंडरस्टूड, ठीक है। आगे क्या होता है? 5वां, रिपोर्ट साझा करना और सुनवाई। डॉक्टर्स की कमेटी जो रिपोर्ट देगी उसकी एक कॉपी राज्य सरकार के वकील, रिश्तेदारों और या नेक्स्ट फ्रेंड को दी जाएगी, ताकि सबको पता हो कि मेडिकल एक्सपर्ट्स का क्या मानना है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी के लिए। हाँ, और छठा, अंतिम फैसला। इसके बाद हाईकोर्ट बेंच सभी पक्षों को, याचिकाकर्ता जो भी हो, परिवार, दोस्त, डॉक्टर, राज्य सरकार, अन्य रिश्तेदार, ध्यान से सुनेगी, मेडिकल रिपोर्ट का अध्ययन करेगी, सारे तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करेगी और फिर अपना अंतिम फैसला सुनाएगी कि लाइफ सपोर्ट हटाने की इजाजत दी जाए या नहीं। बाप रे, ये तो वाकई एक बहुत लंबी, डिटेल्ड और क्या कहेंगे, मल्टी लेयर्ड प्रक्रिया है। मतलब कोई भी इंसान यूं ही पैसिव यूथनेशिया का फैसला नहीं ले सकता। बिल्कुल नहीं। इतने सारे चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। पहले परिवार या दोस्त का फैसला, फिर हाई कोर्ट की मैंडेटरी मंजूरी, फिर 2 जजों की बेंच, फिर 3 एक्सपर्ट डॉक्टरों की कमिटी, फिर राज्य सरकार की भागीदारी, फिर सबकी सुनवाई, तब जाकर कहीं फैसला होता है। ये दिखाता है कि हमारे कानून में जीवन को कितनी ज्यादा अहमियत दी गई है। निश्चित रूप से ये पूरी प्रक्रिया जीवन की पवित्रता मतलब सैंक्टिटी ऑफ लाइफ के सिद्धांत को अपहोल्ड करती है, उसे बनाए रखती है, लेकिन साथ ही ये उन असाधारण, बेहद दर्दनाक और निराशाजनक परिस्थितियों को भी एक्नॉलेज करती है, स्वीकार करती है, जहां जीवन शायद सिर्फ एक जैविक क्रिया बनकर रह गया हो, बिना किसी चेतना या उम्मीद के। ऐसी स्थिति में ये प्रक्रिया एक रास्ता देती है जिससे व्यक्ति को और अधिक पीड़ा और एक गरिमाहीन स्थिति से मुक्त किया जा सके। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये फैसला आर्टिकल 21 में दिए गए जीवन के अधिकार को गरिमा के साथ जीवन के अधिकार यानी राइट टू लाइफ विद डिग्निटी के रूप में देखता है? मतलब कुछ परिस्थितियों में गरिमापूर्ण मृत्यु भी इस अधिकार का हिस्सा हो सकती है। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं, लेकिन बहुत ही सीमित अर्थों में। ये समझना जरूरी है, कोर्ट ने सीधे तौर पर मरने के अधिकार या राइट टू डाई को मौलिक अधिकार नहीं माना है। अच्छा, वो नहीं माना? नहीं, लेकिन पैसिव यूथनेशिया की इजाजत देकर कोर्ट ने ये जरूर माना है कि कुछ असाधारण परिस्थितियों में जहां जीवन सिर्फ एक बोझ बन गया है और ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है, वहां जीवन रक्षक प्रणालियों को हटाकर व्यक्ति को प्राकृतिक मौत मरने देना उसकी गरिमा बनाए रखने का एक तरीका हो सकता है। ये राइट टू लाइफ विद डिग्निटी की एक बहुत ही न्यूआंस्ड इंटरप्रिटेशन है। ये जजमेंट एक संतुलन, एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। एक तरफ जीवन की रक्षा, दूसरी तरफ असहनीय पीड़ा और व्यर्थ के इलाज से मुक्ति। सही है। अरुणा शानबाग केस ने भारत में पैसिव यूथनेशिया को कानूनी हकीकत बनाया, लेकिन जैसा हमने देखा, बेहद सख्त शर्तों और एक मजबूत कानूनी ढांचे के साथ, ताकि इसका दुरुपयोग न हो सके। ये समझना बहुत जरूरी था। इस केस ने वाकई एक बहुत ही जटिल और भावनात्मक मुद्दे पर कानूनी स्पष्टता लाने का बहुत बड़ा काम किया है। बिल्कुल, और इसके दूरगामी परिणाम हुए हैं कि कैसे हमारा समाज और हमारा कानून जीवन के अंत से जुड़े फैसलों को देखता है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी केस 2014 पर चर्चा करते हैं। जी काफी लैंडमार्क केस रहा है ना? बिल्कुल, लैंडमार्क शायद अंडरस्टेटमेंट होगा, सही कह रहे हैं। इसका पूरा नाम है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2014 का मामला। और ये सिर्फ एक केस नहीं है, ये भारत में आइडेंटिटी और ह्यूमन राइट्स की जो समझ है ना, उसमें एक मील का पत्थर है, समझिए। हाँ, और मुद्दा था ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार, मतलब हिजड़ा समुदाय, यूनिक्स और बाकी सभी जिनकी जेंडर आइडेंटिटी जन्म के समय दिए गए लिंग से मेल नहीं खाती। ये ऐसा टॉपिक है जिस पर सोसाइटी में अक्सर या तो चुप्पी होती है या फिर मजाक उड़ाया जाता है, इनसेंसिटिव जोक्स बनते हैं। हाँ, फिल्मों में कैरिकेचर देखा है हमने, बिल्कुल। लेकिन लीगली इस केस ने बहुत कुछ बदला। सबसे पहले और शायद सबसे क्या कहते हैं हेडलाइन ग्रैबिंग बात, कोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को थर्ड जेंडर यानी तीसरे लिंग के रूप में कानूनी मान्यता दी। ये थर्ड जेंडर वाली बात थोड़ी और समझते हैं, मतलब इससे पहले लीगली सिर्फ दो ही खांचे थे, मेल या फीमेल, है ना? हाँ बिल्कुल। जैसे कोई भी सरकारी फॉर्म भरो, स्कूल का एडमिशन फॉर्म हो, पासपोर्ट एप्लीकेशन हो, बस यही दो ऑप्शन मिलते थे। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, एक तीसरी कैटेगरी भी है और उसे कानूनी तौर पे मानना पड़ेगा। हाँ, और सोचिए इसका इम्पैक्ट, वो लाखों लोग जो इन दो कैटेगरीज में फिट नहीं होते थे, उनकी पहचान को पहली बार कानूनी वैलिडेशन मिला। जो हिजड़ा समुदाय हमें ट्रैफिक सिग्नल्स पर या मंगल मौकों पर दिखता है, जिन्हें समाज अक्सर हाशिए पर धकेल देता है, उन्हें एक लीगल आइडेंटिटी मिली। सही बात। ये सिर्फ एक लेबल नहीं था, ये उनके अस्तित्व को, उनकी रियलिटी को स्वीकार करना था। इमेजिन द रिलीफ कि आपकी पहचान अब लीगली इनविजिबल नहीं है। और ये सिर्फ पहचान देने तक सीमित नहीं था, राइट? कोर्ट ने ये भी बहुत मजबूती से कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, मौलिक अधिकार, वो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों पर भी उतने ही लागू होते हैं जितने किसी और सिटीजन पर। हाँ, एब्सोल्युटली। ये कोई दान या मेहरबानी नहीं थी, ये उनका संवैधानिक हक था। कोर्ट ने खास तौर पर 2 आर्टिकल्स पर जोर दिया। आर्टिकल 14 जो कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, यानी कानून के सामने सब बराबर है और सबको कानून का बराबर संरक्षण मिलेगा। हाँ, आर्टिकल 14। और आर्टिकल 21 जो देता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। तो मतलब उन्हें कानून की नज़र में बराबर मानना और उनकी जान और आज़ादी की रक्षा करना, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जस्ट लाइक एनी अदर इंडियन। सुनने में ये काफ़ी बेसिक लगता है, पर शायद इम्प्लीमेंटेशन में ये क्लैरिटी नहीं थी, या सोसाइटल प्रेजुडिस के कारण उन्हें ये राइट्स इफेक्टिवली मिलते नहीं थे पहले। प्रिसाइसली, समाज का बायस अक्सर सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन बन जाता है। हो सकता है पुलिस एफआईआर लिखने में आनाकानी करे, या हॉस्पिटल में सही ट्रीटमेंट ना मिले, या सरकारी दफ्तर में काम करवाने में दिक्कत आए। हाँ, ये तो होता है। तो कोर्ट ने कहा ये सब नहीं चलेगा। दे हैव द सेम फंडामेंटल राइट्स। और इसी से जुड़ी एक और बात जो शायद इस जजमेंट का सबसे रेवोल्यूशनरी हिस्सा था, वो था सेल्फ आइडेंटिफाइड जेंडर का अधिकार, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ जेंडर। इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली? थोड़ा और बताएं इस पे। इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति की जेंडर आइडेंटिटी क्या है, पुरुष, महिला या थर्ड जेंडर, ये वो व्यक्ति खुद तय करेगा। उसकी अपनी अंदरूनी भावना, उसकी अपनी पहचान ही सर्वोपरि होगी। कोई बाहरी अथॉरिटी जैसे कोई मेडिकल बोर्ड या कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट या परिवार का सदस्य ये तय नहीं करेगा कि आपकी असली जेंडर आइडेंटिटी क्या है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। ये बहुत पावरफुल आइडिया है। मतलब अगर कोई व्यक्ति जन्म के समय मेल असाइन हुआ था, लेकिन वो खुद को महिला के रूप में आइडेंटिफाई करता है, तो उसकी पहचान महिला ही मानी जाएगी। हाँ, या कोई नॉन बाइनरी है या थर्ड जेंडर है, तो वही उसकी पहचान होगी। किसी सर्जरी या हार्मोन थेरेपी का प्रूफ दिखाने की जरूरत नहीं है अपनी आइडेंटिटी क्लेम करने के लिए। एग्जैक्टली, यही पॉइंट है। ये पर्सनल ऑटोनॉमी का कोर है। सोचिए, हम अपनी जिंदगी के कितने फैसले खुद लेते हैं, क्या पढ़ना है, कौन सा करियर चुनना है, किससे शादी करनी है, खैर मोस्टली क्या पहनना है। हाँ। कोर्ट ने कहा कि आपकी जेंडर आइडेंटिटी भी उतनी ही पर्सनल और फंडामेंटल चॉइस है। ये आपकी आत्मा की आवाज है, इसे कोई और कैसे डिक्टेट कर सकता है। ये सेल्फ डिटर्मिनेशन का अधिकार है जो आपकी डिग्निटी से जुड़ा है। ये डिग्निटी वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। रोजमर्रा की जिंदगी में सोचिए, किसी को कॉन्स्टेंटली मिसजेंडर किया जाए या उसकी पहचान पर सवाल उठाए जाएं, कितना एग्जॉस्टिंग और ह्यूमिलिएटिंग होता होगा। जैसे किसी का नाम बार बार गलत लेना, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये आपकी कोर बीइंग पर सवाल उठाना है। बिल्कुल, और ये सिर्फ भावनाओं की बात नहीं है, इसके प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। इसीलिए कोर्ट ने सिर्फ सिद्धांत नहीं दिया, बल्कि सरकारों को क्लियर डायरेक्शंस भी दिए
केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया कि वो इस सेल्फ आइडेंटिफाइड जेंडर को कानूनी मान्यता दें। कानूनी मान्यता मतलब सरकारी कागजात में, जैसे आधार, वोटर आईडी, पासपोर्ट, इन सब में? हाँ बिल्कुल, सभी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में व्यक्ति को अपनी सेल्फ आइडेंटिफाइड जेंडर, मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर दर्ज करवाने का अधिकार मिलना चाहिए। पहले ये नामुमकिन सा था। सोचे आप कॉलेज एडमिशन के लिए गए, आपके सारे पुराने स्कूल रिकॉर्ड्स में मेल लिखा है, पर आप खुद को फीमेल आइडेंटिफाई करते हैं। उफ, कितनी दिक्कतें, कितने सवाल, कितना मेंटल स्ट्रेस। या बैंक अकाउंट खोलना हो, लोन लेना हो, प्रॉपर्टी खरीदनी हो, हर जगह आपकी लीगल आइडेंटिटी आपकी लिव्ड रियलिटी से मैच नहीं करती। इस निर्देश ने उस ऑब्स्टिकल को हटाने का रास्ता खोला। ये तो सच में एक ब्यूरोक्रेटिक नाइटमेयर रहा होगा उनके लिए, हर कदम पर लड़ाई। अच्छा, कोर्ट ने और क्या निर्देश दिए? मुझे कुछ रिजर्वेशन जैसा याद आ रहा है। यस, दैट वाज अनदर क्रूशल एस्पेक्ट। कोर्ट ने सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस के एंगल से भी देखा। उन्होंने सरकारों को निर्देश दिया कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स SEBC का दर्जा दिया जाए। SEBC मतलब OBC की तरह। और इसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ? रिजर्वेशन। हाँ, SEBC दर्जे का मतलब था कि उन्हें शिक्षण संस्थानों, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और सरकारी नौकरियों में पब्लिक अपॉइंटमेंट्स में आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। ये क्यों जरूरी समझा गया? इस पे तो काफी डिबेट भी हुई होगी। रिजर्वेशन वैसे भी भारत में कंटेस्टेड टॉपिक है। बिल्कुल, डिबेट तो हुई, लेकिन कोर्ट का रीजनिंग समझना जरूरी है। What's fascinating here is the court's acknowledgement of deep-rooted historical injustice. उन्होंने माना कि ट्रांसजेंडर समुदाय को सदियों से समाज ने किनारे रखा है। हाँ, ये तो है। उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक स्वीकृति हर चीज से वंचित रखा गया है। स्टिग्मा इतना ज्यादा है कि फैमिलीज तक उन्हें एक्सेप्ट नहीं करती। उन्हें घर से निकाल दिया जाता है। वो भीख मांगने या सेक्स वर्क जैसे वल्नरेबल कामों में जाने को मजबूर होते हैं। हाँ, ये तो सच है। उनका एक्सक्लूजन मल्टी लेयर्ड है, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, हर तरह से। तो कोर्ट ने कहा कि जैसे बाकी हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स जैसे SC, ST, OBC को बराबरी पर लाने के लिए अफर्मेटिव एक्शन यानी आरक्षण की जरूरत होती है, वैसे ही ट्रांसजेंडर समुदाय को भी है। ये कोई अनफेयर एडवांटेज नहीं है, बल्कि ये उस हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज को काउंटर करने का एक टूल है ताकि उन्हें डेवलपमेंट में एक फेयर चांस मिल सके। ये स्ट्रक्चरल चेंज लाने की कोशिश थी, सिर्फ कॉस्मेटिक नहीं। ये वाकई एक बोल्ड मूव था। सिर्फ लीगल रिकग्निशन नहीं, बल्कि एक्टिव पॉजिटिव स्टेप्स टुवर्ड्स इंक्लूजन एंड इक्विटी। और कोर्ट ने अपनी बात को और पुख्ता करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल आर्ग्यूमेंट्स भी दिए। उन्होंने कहा कि अगर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की पहचान को मान्यता नहीं दी जाती, नॉन रिकग्निशन ऑफ आइडेंटिटी, तो ये सीधे सीधे आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, यानी डिनायल ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये कैसे? आर्टिकल 14 का उल्लंघन कैसे हुआ नॉन रिकग्निशन से? जरा समझाएं। सोचिए, अगर सिस्टम आपको रिकॉग्नाइज ही नहीं करता, तो आप उन राइट्स और बेनिफिट्स को एक्सेस कैसे करेंगे जो बाकियों को मिलते हैं? अच्छा, हाँ। हर सरकारी फॉर्म, हर स्कीम, वोटिंग राइट्स, प्रॉपर्टी राइट्स, सब जगह अब लीगली नॉन एग्जिस्टेंट जैसे हो जाते हैं। इफ द लॉ डजंट सी यू, हाउ कैन इट प्रोटेक्ट यू इक्वली? आप ऑटोमेटिकली डिसएडवांटेज में आ गए। सही बात है। जैसे मान लीजिए सरकार कोई स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रही है, पर फॉर्म में सिर्फ मेल फीमेल का ऑप्शन है, तो थर्ड जेंडर व्यक्ति अप्लाई ही नहीं कर पाएगा। दैट्स क्लियर इनइक्वालिटी क्रिएटेड बाय द सिस्टम इटसेल्फ। गॉट इट। द लैक ऑफ रिकग्निशन इटसेल्फ बिकम्स अ टूल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। बिल्कुल सही। प्रिसाइसली। और फिर कोर्ट ने जेंडर आइडेंटिटी के अधिकार को आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से जोड़ा। उन्होंने कहा कि अपनी लिंग पहचान खुद तय करने का अधिकार, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ जेंडर, आर्टिकल 21 का अभिन्न हिस्सा है। ये सिर्फ जीने का अधिकार नहीं है, बल्कि गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। डिग्निटी, ये शब्द बार बार आ रहा है इस डिस्कशन में, क्योंकि ये सेंट्रल है। कोर्ट ने कहा कि आपकी आइडेंटिटी आपकी डिग्निटी का कोर है। हाँ। अगर आपको अपनी पहचान छुपाकर, डर कर या कॉम्प्रोमाइज करके जीना पड़े, तो वो डिग्निफाइड लाइफ नहीं है। आपकी पर्सनल ऑटोनॉमी यानी अपने बारे में फैसले लेने की आज़ादी और सेल्फ डिटर्मिनेशन यानी आप कौन है ये खुद तय करने का अधिकार, ये सब आर्टिकल 21 के तहत प्रोटेक्टेड है। जेंडर आइडेंटिटी कोई सतही चीज नहीं, ये आपकी इंडिविजुअलिटी का, आपके वजूद का हिस्सा है।
इसे नकारना मतलब आपकी ह्यूमन डिग्निटी को नकारना। वाओ, तो कोर्ट ने इसे सिर्फ एक लीगल टेक्निकलिटी के तौर पर नहीं देखा, बल्कि फंडामेंटल ह्यूमन राइट के लेवल पर एलिवेट कर दिया। ये दिखाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितना डायनामिक है, हाउ इट इवॉल्व्स टू अंडरस्टैंड डीपर एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। एब्सोल्युटली। ये जजमेंट सिर्फ कानून की किताबों के लिए नहीं था, ये सोसाइटल माइंडसेट को चैलेंज करने वाला था। इसने कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पर असर डाला, भले ही धीमी गति से। इसने एक मैसेज दिया कि मार्जिनलाइजेशन अब एक्सेप्टेबल नहीं है। तो नालसा जजमेंट आ गया 2014 में। इसका जमीनी असर क्या हुआ? व्हाट चेंज्ड इन प्रैक्टिस? कुछ बदला असल में? सबसे बड़ा और सीधा असर तो ये हुआ कि इसने एक नए कानून की नींव रखी। इसी जजमेंट के डायरेक्टिव्स को फॉलो करते हुए सरकार 2019 में ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट लेकर आई। अच्छा, 2019 एक्ट। हाँ, ये कानून सीधे तौर पर नालसा जजमेंट का लेजिस्लेटिव आउटकम है। तो ये 2019 का एक्ट क्या करता है? क्या ये नालसा जजमेंट की बातों को ही दोहराता है या उससे आगे जाता है? ये काफी हद तक नालसा के प्रिंसिपल्स को ऑपरेशनलाइज करता है, उन्हें लागू करने का तरीका बताता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव वही है, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना और उनके वेलफेयर को प्रमोट करना। इसमें कई इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं। जैसे कि क्या-क्या है इसमें? सबसे पहले ये डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है, भेदभाव पर रोक लगाता है। किस तरह का भेदभाव? कहाँ-कहाँ? ऑलमोस्ट हर स्फीयर ऑफ लाइफ में, एजुकेशन, स्कूल, कॉलेज में एडमिशन, एम्प्लॉयमेंट, नौकरी देने, प्रमोशन में, हेल्थ केयर, इलाज करने में, एक्सेस टू पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, दुकान, रेस्टोरेंट, होटल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग, घर किराए पर देने या खरीदने में, राइट टू मूवमेंट, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, कहीं भी उनके ट्रांसजेंडर होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। बाप रे! सोचिए कितनी छोटी छोटी चीजों में उन्हें डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता होगा, पब्लिक टॉयलेट यूज करने से लेकर नेबरहुड में एक्सेप्टेंस तक। ये एक्ट उस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ एक लीगल वेपन देता है। दैट्स कॉम्प्रिहेंसिव। ये जरूरी भी था। और आइडेंटिटी रिकग्निशन के बारे में एक्ट क्या कहता है? नालसा ने तो सेल्फ आईडी की बात की थी। एक्ट भी राइट टू बी रिकग्नाइज्ड एज ट्रांसजेंडर देता है, और ये नालसा के सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी के प्रिंसिपल को अपहोल्ड करता है। यानी व्यक्ति की खुद की समझी हुई लिंग पहचान ही मान्य होगी। अच्छा। हालांकि एक्ट में एक प्रोसेस बताया गया है सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी हासिल करने का, जिसके लिए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन देनी होती है। इस प्रोसेस को लेकर कुछ एक्टिविस्ट ने कंसर्न्स भी उठाए हैं कि ये सेल्फ आईडी के प्रिंसिपल को थोड़ा डाइल्यूट करता है और ब्यूरोक्रेसी पर निर्भरता बढ़ाता है। अच्छा, तो इम्प्लीमेंटेशन में कुछ चैलेंजेस हैं अभी भी? ये अक्सर होता है। कानून बनना एक बात है, उसका जमीन पर सही स्पिरिट में लागू होना दूसरी बात है। फैसिलिटीज, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ाने के लिए सरकार कदम उठाएगी। ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म की भी बात है। लेकिन असली सवाल यही है कि ये सब कितनी इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो रहा है। क्या ग्राउंड लेवल पे ऑफिशियल सेंसिटिव है? क्या सोसाइटी का एटीट्यूड बदल रहा है? लॉ कैन इनेबल चेंज, बट सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स मोर एफर्ट। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, नालसा जजमेंट और उसके बाद आया 2019 का एक्ट, ये भारत में LGBTQ+ राइट्स मूवमेंट के लिए एक बहुत बड़ा मूवमेंट था। इसने विजिबिलिटी बढ़ाई, डिस्कोर्स को बदला। बेशक अभी भी बहुत काम बाकी है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस का मुद्दा है। हाँ, OBC, SC, ST के अंदर ट्रांसजेंडर रिजर्वेशन। राइट। मैरिज इक्वालिटी जैसे मुद्दे अभी अनसुलझे हैं। जमीनी हकीकत बदलने में, स्टिग्मा खत्म होने में अभी वक्त लगेगा। निश्चित रूप से लीगल बैटल्स जीतना जर्नी का एक हिस्सा है। सोशल माइंडसेट बदलना, फैमिलीज में एक्सेप्टेंस लाना, वर्क प्लेसेस को इंक्लूसिव बनाना, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। पर नालसा ने एक मजबूत लीगल फाउंडेशन दिया है। इसने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को पॉपुलर मोरालिटी के ऊपर रखा, ये कहते हुए कि फंडामेंटल राइट्स नॉन नेगोशिएबल हैं, चाहे समाज कुछ भी सोचता हो। इसने संविधान की व्याख्या को और मानवीय और इंक्लूसिव बनाया है। तो ये था नालसा जजमेंट का एक गहरा विश्लेषण। कैसे इसने कानूनी पहचान दी, मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित किया, सेल्फ आईडी के अधिकार को स्थापित किया और सामाजिक न्याय की दिशा में आरक्षण जैसे कदम उठाने के निर्देश दिए, जिसका नतीजा फिर 2019 का कानून बना। हाँ, और ये हमें याद दिलाता है कि कानून सिर्फ नियमों का संग्रह नहीं है, ये जस्टिस और डिग्निटी हासिल करने का एक पावरफुल टूल भी हो सकता है, स्पेशली फॉर द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। बिल्कुल सही कहा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
तो चलिए अब इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन केस 2018 पर चर्चा करते हैं। ये उन महत्वपूर्ण फैसलों में से एक है जिसने हाल के वर्षों में काफी हलचल मचाई। हाँ बिल्कुल, सबरीमाला केस है ना। हाँ, वही। आज हम हाल के कुछ ऐसे ही लैंडमार्क जजमेंट्स की गहराई में उतरेंगे जिन्होंने भारतीय समाज और कानून पर गहरा असर डाला है। हमारे पास इन फैसलों से जुड़े कुछ स्रोत हैं और हमारा मकसद है इनमें से सबसे महत्वपूर्ण बातें निकालना और ये समझना कि ये हमारी जिंदगी पर कैसे असर डालते हैं। बिल्कुल, ये फैसले सिर्फ कानूनी दस्तावेज नहीं है, ये हमारे समाज का आईना है। दिखाते हैं कि हम कैसे बदल रहे हैं, हमारे अधिकार कैसे इवॉल्व हो रहे हैं और इन सब में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका कितनी अहम है। हाँ, हम देखेंगे कि इन फैसलों ने किन मुश्किल संवैधानिक सवालों को सुलझाने की कोशिश की और इनका जमीनी हकीकत पर क्या असर हुआ, मतलब आम आदमी के लिए क्या बदला। यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2018, इसके बारे में तो शायद ही कोई हो जिसने ना सुना हो। काफी चर्चित रहा। मुद्दा था केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर में महिलाओं का प्रवेश, खासतौर पर 10 से 50 साल की उम्र की महिलाओं का, जिन्हें पारंपरिक रूप से मेंस्ट्रुएटिंग एज का मानकर प्रवेश की अनुमति नहीं थी। हाँ, ये परंपरा सदियों पुरानी बताई जाती है, भगवान अयप्पा के ब्रह्मचारी स्वरूप से जुड़ी हुई। लेकिन कोर्ट के सामने सवाल था कि क्या ये परंपरा संविधान के फंडामेंटल राइट्स के टेस्ट पर खरी उतरती है। ये बड़ा सवाल था। और कोर्ट का फैसला आया 4.1 के बहुमत से कि हर उम्र की महिलाएं मंदिर में प्रवेश कर सकती हैं। ये जो 10-50 साल की उम्र की महिलाओं पर रोक थी, उसे असंवैधानिक मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया। अच्छा, कोर्ट ने साफ कहा कि ये रोक बराबरी के अधिकार यानी आर्टिकल 14 के खिलाफ है, क्योंकि ये लिंग और बिल्कुल, और उम्र के आधार पर भी। हाँ, उम्र के आधार पर भेदभाव करती है। ये महिलाओं की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा आर्टिकल 21 उसका भी उल्लंघन है। और दिलचस्प बात, कोर्ट ने इसे महिलाओं के धर्म मानने के अधिकार आर्टिकल 25 का भी उल्लंघन माना। आर्टिकल 25 का भी? हाँ, कैसे? हाँ, ये कहते हुए कि किसी को उसके शारीरिक कारणों मतलब बायोलॉजिकल रीजंस के आधार पर पूजा करने से रोकना गलत है। खासतौर पर वो जो केरला हिंदू प्लेसेस ऑफ पब्लिक वर्शिप रूल्स थे 1965 वाले, उसके रूल 3B को, जो इस रोक का कानूनी आधार था, उसे रद्द कर दिया गया। What's fascinating here is कोर्ट ने कैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता के संवैधानिक मूल्यों को एक स्थापित धार्मिक परंपरा के ऊपर तरजीह दी। ये टकराव नया नहीं है, आस्था बनाम अधिकार। सही कहा। आर्टिकल 25 धर्म की स्वतंत्रता जरूर देता है, लेकिन ये अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है। संविधान खुद कहता है कि ये पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ और सबसे जरूरी अन्य फंडामेंटल राइट्स के अधीन है। अच्छा, कोर्ट का तर्क था कि महिलाओं को उनकी शारीरिक स्थिति, जिसे अपवित्रता से जोड़ा जा रहा था, उसके आधार पर रोकना आर्टिकल 14 के तहत समानता और आर्टिकल 17 जो अस्पृश्यता का अंत है उसकी भावना के भी खिलाफ है, और आर्टिकल 21 के तहत गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार को चोट पहुंचाता है। ये डिस्क्रिमिनेशन है, साफ और सीधी बात। अकेली महिला जज जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने असहमति जताते हुए कहा था कि धार्मिक मामलों में कोर्ट को दखल नहीं देना चाहिए जब तक वो हानिकारक सामाजिक प्रथा, इंजूरियस सोशल प्रैक्टिस जैसे सती वगैरह ना हो। उनका कहना था कि आस्था के मामलों को तार्किकता से नहीं परखा जा सकता। लेकिन कानूनी फैसले और जमीनी हकीकत में अक्सर फर्क होता है ना? बिल्कुल होता है। जैसे ही फैसला आया, केरल में माहौल एकदम गर्मा गया। लाखों भक्तों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किए, हड़तालें हुईं। ये सिर्फ कोर्टरूम का मामला नहीं रहा, बल्कि एक बड़ा सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा बन गया। हाँ, वो तस्वीरें तो देखी थी सबने। दूसरी तरफ कुछ महिला एक्टिविस्ट्स और श्रद्धालु महिलाओं ने कोर्ट के फैसले के आधार पर मंदिर में जाने की कोशिश की। उन्हें भक्तों और कुछ संगठनों के जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। कई बार तो हिंसा की नौबत भी आई। सोचिए, उन महिलाओं के लिए ये कितना मुश्किल रहा होगा। हाँ, बहुत मुश्किल। ये किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करने से कहीं ज्यादा कठिन था। यहाँ तो जान का खतरा, सामाजिक बहिष्कार और भारी मानसिक दबाव झेलना था। कुछ गिनी चुनी महिलाएं पुलिस सुरक्षा में अंदर जा भी पाईं, लेकिन वो भी चोरी छिपे या भोर के समय, और उस पर भी खूब विवाद हुआ। बिल्कुल, और ये मामला अभी थमा नहीं है। ये दिखाता है कि मुद्दा कितना पेचीदा है और समाज में इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट की ही 5 जजों की रिव्यू बेंच ने
3.2 के बहुमत से इस फैसले पर पुनर्विचार याचिकाओं को लंबित रखते हुए इसे और बड़ी बेंच यानी 9 जजों की बेंच को भेज दिया। अच्छा, तो अभी फाइनल नहीं है? नहीं, फाइनल नहीं। रिव्यू बेंच ने महसूस किया कि इस मामले में उठाए गए सवाल सिर्फ सबरीमाला तक सीमित नहीं है, बल्कि इनका असर मस्जिदों में मुस्लिम महिलाओं के प्रवेश, पारसी महिलाओं के अधिकार, जैसे अगर वो गैर पारसी से शादी करे, मतलब ऐसे अन्य धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े मुद्दों पर भी पड़ सकता है। तो फिलहाल गेंद बड़ी बेंच के पाले में और अंतिम फैसला आना बाकी है। ये दिखाता है कि कैसे कानून और समाज का संवाद लगातार चलता रहता है। सही कहा। अच्छा, अब एक और केस उठाते हैं जिसने काफी बहस छिड़ी। जोसेफ शाइन वीएस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। ये एडल्ट्री यानी व्यभिचार के कानून से जुड़ा है। हाँ, सेक्शन 497 वाला। हाँ जी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एडल्ट्री को अपराध मानने वाले 158 साल पुराने कानून को खत्म कर दिया, डीक्रिमिनलाइज कर दिया। हाँ, ये था भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 497। ये कानून बड़ा अजीब था, आज के जमाने के हिसाब से तो बिल्कुल फिट नहीं बैठता था। अजीब कैसे? ये कहता था कि अगर कोई पुरुष किसी शादीशुदा महिला के साथ उस महिला की सहमति से, लेकिन उसके पति की सहमति या मिलीभगत के बिना यौन संबंध बनाता है, तो उस पुरुष पर एडल्ट्री का मुकदमा चल सकता था। हाँ, सिर्फ पुरुष पर? हाँ, सिर्फ पुरुष पर। सजा थी 5 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों। पर मजे की बात ये कि इसमें महिला को कोई सजा नहीं मिलती थी। उसे तो अपराध में भागीदार मतलब एबेटर भी नहीं माना जाता था। जैसे महिला की कोई मर्जी ही नहीं। एग्जैक्टली। जैसे कि महिला की अपनी कोई मर्जी या सोच ही नहीं है, वो बस पति की संपत्ति है। कोर्ट ने इसी बात को पकड़ते हुए कहा कि ये धारा पूरी तरह से असंवैधानिक है। ये आर्टिकल्स 14 समानता का अधिकार, उसका उल्लंघन है, क्योंकि ये सिर्फ पुरुष को सजा देता है, महिला को नहीं। बिल्कुल जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था। हाँ, और आर्टिकल 15 जो लिंग के आधार पर भेदभाव न करने की बात करता है, उसका भी उल्लंघन है। और सबसे बढ़कर ये आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें गरिमा और निजता शामिल है, उसके खिलाफ है, क्योंकि ये महिला को उसकी यौन स्वायत्तता, सेक्सुअल ऑटोनॉमी से वंचित करता है और उसे पति की सबऑर्डिनेट मानता है। हाँ, ये पॉइंट बहुत जरूरी था। और साथ ही कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की धारा 198(2) जो सिर्फ पति को ही अडल्ट्री की शिकायत करने का अधिकार देती थी, उसे भी रद्द कर दिया गया। भाई, जब अपराध ही नहीं रहा तो शिकायत कौन करेगा? बिल्कुल सही। ये फैसला लैंडमार्क है क्योंकि सेक्शन 497 असल में विक्टोरियन नैतिकता पर आधारित था और महिला को पति की प्रॉपर्टी या चैटल समझता था। अपराध पुरुष का होता था क्योंकि उसने दूसरे की संपत्ति यानी पति की पत्नी के साथ संबंध बनाए। महिला की अपनी एजेंसी, अपनी मर्जी, उसकी गरिमा का कोई सम्मान नहीं था। कोर्ट ने कहा कि ये महिलाओं की गरिमा और स्वायत्तता, ऑटोनॉमी के बिल्कुल खिलाफ है। ये मानना कि शादी होते ही महिला अपनी सेक्सुअल ऑटोनॉमी खो देती है और पति उसका मालिक बन जाता है, ये आधुनिक संवैधानिक सोच के एकदम विपरीत है। ये सीधा सीधा जेंडर स्टीरियोटाइप को बढ़ावा देता था। तो अब इसका असर क्या हुआ? प्रैक्टिकल लाइफ में क्या बदला? मतलब अब एडल्ट्री भारत में कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। नहीं है। इसके लिए अब किसी को जेल नहीं भेजा जा सकता। लेकिन कोर्ट ने ये भी साफ किया कि भैया ये अभी भी एक सिविल मामला है, मतलब नैतिक और सामाजिक रूप से गलत है और तलाक का एक मजबूत आधार, ग्राउंड फॉर डिवोर्स बन सकता है। हाँ, ये क्लैरिफिकेशन जरूरी था। यानी रिश्ते टूट सकते हैं, कानूनी तौर पर अलग हो सकते हैं, लेकिन पुलिस आपको पकड़कर जेल में नहीं डालेगी। ये कुछ वैसा है जैसे मान लो कॉलेज में किसी ने असाइनमेंट कॉपी कर लिया। हाँ, तो उसे फेल किया जा सकता है, शायद कॉलेज से सस्पेंड भी कर दें, लेकिन पुलिस केस नहीं बनेगा और जेल नहीं होगी। ये मामला अब पति पत्नी के बीच का है। राज्य का इसमें क्रिमिनल लॉ के तहत कोई लेना देना नहीं, जब तक कि इससे कोई और अपराध न जुड़ा हो, जैसे आत्महत्या के लिए उकसाना, अबेटमेंट टू सुसाइड। एग्जैक्टली। और इस फैसले ने सुप्रीम कोर्ट के ही पुराने फैसलों को, जैसे यूसुफ अब्दुल अजीज 1954 या सौमित्री विष्णु 1985, जिनमें सेक्शन 497 को सही ठहराया गया था, उन्हें पलट दिया। ये दिखाता है कि कैसे समय के साथ समाज की सोच बदलती है और कानून को भी उस बदलती सोच और संवैधानिक मूल्यों के साथ कदम मिलाना पड़ता है। जो चीजें 50-60 साल पहले ठीक लगती थीं, जरूरी नहीं कि आज भी कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी की कसौटी पर खरी उतरें। संविधान कोई जड़ दस्तावेज नहीं, एक जीता जागता पेड़ है जो समय के साथ बढ़ता है, फैलता है। Here's where it gets really interesting. 2018 वाकई में लैंडमार्क फैसलों का साल था।
एक और बड़ा फैसला आया नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। हाँ, सेक्शन 377 वाला। हाँ जी, इसने समलैंगिकता होमोसेक्सुअलिटी को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया। एक और कॉलोनियल एरा कानून जिसने लाखों लोगों की जिंदगी पर असर डाला, इतिहास बन गया। हाँ, ये फैसला भारत में LGBTQ+ अधिकारों के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। इसने आईपीसी की धारा 377 के उस हिस्से को खत्म कर दिया जो वयस्कों के बीच सहमति से बनाए गए अप्राकृतिक यौन संबंधों कार्नल इंटरकोर्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर को अपराध मानता था। कोर्ट ने माना कि सेक्शन 377 का ये हिस्सा, जहां तक वो कंसेंटिंग अडल्ट्स के प्राइवेट एक्ट्स पर लागू होता है, वो संविधान के कई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। कौन कौन से? आर्टिकल 14 समानता, क्योंकि ये यौन रुझान सेक्सुअल ओरिएंटेशन के आधार पर भेदभाव करता है। आर्टिकल 15 भेदभाव निषेध, जहां लिंग सेक्स की व्याख्या में सेक्सुअल ओरिएंटेशन को भी शामिल माना गया। अच्छा। आर्टिकल 19(1)(a) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसमें अपनी पहचान, अपना पार्टनर चुनना और प्यार का इजहार करना शामिल है। और सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल 21 गरिमा और निजता के साथ जीवन जीने का अधिकार। हाँ, राइट टू प्राइवेसी जजमेंट के बाद ये लॉजिकल था। बिल्कुल। कोर्ट ने साफ कहा कि LGBT समुदाय के लोगों को भी वही मौलिक अधिकार प्राप्त हैं जो किसी और नागरिक को हैं। उन्हें समाज में बराबरी और सम्मान के साथ जीने का हक है। नो सेकंड क्लास सिटीजन्स। ये फैसला मानवाधिकारों के लिहाज से एक मील का पत्थर है और वाटरशेड मोमेंट। सेक्शन 377 1861 का कानून ब्रिटिश विक्टोरियन नैतिकता पर आधारित था, जिसका आधुनिक भारत के संवैधानिक मूल्यों से कोई मेल नहीं था। बिल्कुल। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि व्यक्तिगत नैतिकता या बहुसंख्यक समाज की नैतिकता संवैधानिक नैतिकता कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से ऊपर नहीं हो सकती। संविधान सर्वोपरि है। किसी व्यक्ति का सेक्सुअल ओरिएंटेशन उसकी पहचान का एक अभिन्न हिस्सा है और उसे क्रिमिनलाइज करना यानी अपराधी ठहराना उसकी गरिमा, डिग्निटी और निजता, प्राइवेसी पर सीधा हमला है, जो आर्टिकल 21 का कोर है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में कहा भी कि इतिहास को इस समुदाय से माफी मांगनी चाहिए। इतने सालों तक उन्हें जो भेदभाव और तिरस्कार झेलना पड़ा। और इस फैसले ने सुप्रीम कोर्ट के ही 2013 के सुरेश कुमार कौशल केस के फैसले को पलट दिया। हाँ, वो एक बड़ा सेटबैक था। बिल्कुल। कौशल केस में सुप्रीम कोर्ट की एक छोटी बेंच ने दिल्ली हाई कोर्ट के 2009 के फैसले, जिसने पहली बार 377 को डिक्रिमिनलाइज किया था, उसको पलटते हुए सेक्शन 377 को फिर से वैध ठहरा दिया था। सोचिए, 2009 में उम्मीद जगी, 2013 में वो उम्मीद टूट गई और फिर 2018 में जाकर कहीं राहत मिली। 2013 से 2018 तक LGBT समुदाय के लोग किस डर और अनिश्चितता में जिए होंगे। हमेशा पुलिस केस का डर, ब्लैकमेलिंग का डर, सामाजिक बहिष्कार का डर, जैसे सिर पर हमेशा एक तलवार लटकी हो। और 2018 में नवतेज जौहर फैसले ने वो तलवार हटा दी। What a massive relief it must have been for millions. बिल्कुल। ये सिर्फ कानून बदलने की बात नहीं थी, ये एक स्ट्रक्चरल चेंज की तरफ इशारा था, समाज की सोच बदलने की दिशा में एक अहम कदम। हालांकि ये याद रखना जरूरी है कि सेक्शन 377 पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अच्छा। हाँ, कोर्ट ने सिर्फ उतने हिस्से को रद्द किया है जो कॉन्सेंटिंग अडल्ट्स के बीच प्राइवेट सेक्सुअल एक्ट्स को अपराध मानता था। ये कानून अभी भी गैर सहमति वाले यौन कृत्यों, नाबालिगों के साथ यौन कृत्यों और पशुओं के साथ यौन कृत्यों पर लागू होता है। तो ये क्लैरिफिकेशन जरूरी है। सही पॉइंट है। अच्छा, अब उस केस पर आते हैं जिसने शायद दशकों तक देश की राजनीति और समाज को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। एम सिद्दीक दर थ्रेल वर्सेस महंत सुरेश दास एंड ओर्स 2019, जिसे हम सब अयोध्या केस या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद के नाम से जानते हैं। हाँ, ये मामला सिर्फ जमीन के एक टुकड़े का नहीं था। ये इतिहास, आस्था, राजनीति और कानून का एक बेहद जटिल मिश्रण था। सालों साल चला ये मामला। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। 5 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से फैसला दिया। क्या थे मुख्य बिंदु? पूरी 2.77 एकड़ विवादित जमीन रामलला विराजमान यानी शिशु राम देवता, जिन्हें एक ज्यूरिस्टिक पर्सन माना गया, उनको दे दी गई। ज्यूरिस्टिक पर्सन, हाँ। हाँ, कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वो 3 महीने के अंदर एक ट्रस्ट बनाएं
जो बाद में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम से बना, और वो उस जगह पर भव्य राम मंदिर का निर्माण करवाए जहां माना गया कि 1992 में विध्वंस से पहले बाबरी मस्जिद का सेंट्रल डोम था। लेकिन कोर्ट ने साथ ही ये भी माना कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का गिराया जाना कानून का एक गंभीर उल्लंघन था, एक एग्रीजियस वायलेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ। हाँ, ये बात भी कही। इसी को ध्यान में रखते हुए और न्याय के हित में कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए पूर्ण न्याय, कंप्लीट जस्टिस करने के लिए केंद्र और यूपी सरकार को निर्देश दिया कि वो यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को अयोध्या में ही किसी प्रमुख और उपयुक्त स्थान पर मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन आवंटित करें। और एक और पक्ष था निर्मोही अखाड़ा, जो सदियों से उस स्थल पर पूजा का अधिकार, मतलब शिवेती अधिकार मांग रहा था। हाँ, उनका क्या हुआ? कोर्ट ने उनके दावे को समय सीमा के कारण बार्ड बाय लिमिटेशन खारिज कर दिया, यानी उन्होंने कानूनी तौर पर दावा करने में देर कर दी। हालांकि कोर्ट ने सुझाव दिया कि केंद्र सरकार ट्रस्ट बनाते समय उन्हें उसमें किसी न किसी रूप में प्रतिनिधित्व देने पर विचार कर सकती है। This judgment was an attempt to find a resolution to a centuries-old dispute. कोर्ट ने अपने फैसले में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI की खुदाई की रिपोर्टों, यात्रियों के वृत्तांतों, ऐतिहासिक दस्तावेजों और मौखिक सबूतों का विस्तृत विश्लेषण किया। हाँ, काफी डिटेल में गए थे। ASI रिपोर्ट के हवाले से कहा कि मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनी थी, उसके नीचे एक स्ट्रक्चर था जो नॉन इस्लामिक था। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि ASI ये साबित नहीं कर पाया कि क्या किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। अच्छा। लेकिन कोर्ट ने माना कि हिंदू पक्ष ये साबित करने में ज्यादा सफल रहा कि बाहरी अहाते आउटर कोर्टयार्ड में उनकी पूजा अर्चना निर्बाध रूप से चलती रही और अंदरूनी हिस्से इनर कोर्टयार्ड पर भी उन्होंने अपना दावा कभी नहीं छोड़ा। इसलिए टाइटल सूट का फैसला हिंदू पक्ष के हक में गया। फैसले का असर जबरदस्त रहा। सदियों पुराना विवाद, जिसने आजाद भारत में शायद सबसे ज्यादा सांप्रदायिक तनाव पैदा किया, वो कानूनी तौर पर खत्म हो गया। हाँ, एक तरह का क्लोजर मिला। ट्रस्ट बनाया, राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। उधर यूपी सरकार ने अयोध्या जिले के धन्नीपुर गांव में सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन आवंटित कर दी। ये कितना बड़ा मूवमेंट था देश के लिए। सालों से न्यूज की हेडलाइन, गली मोहल्ले की बहस, चुनावी मुद्दा, सब कुछ इस एक विवाद के इर्द गिर्द घूमता था। फाइनली एक लीगल क्लोजर मिला। और इस फैसले ने 2010 के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को भी पूरी तरह से पलट दिया। हाईकोर्ट ने एक तरह का समझौता करवाने वाला फैसला दिया था, जिसमें विवादित 2.77 एकड़ जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया था। 1/3 रामलला विराजमान को, 1/3 सुन्नी वक्फ बोर्ड को और 1/3 निर्मोही अखाड़े को। हाँ, वो बंटवारा किया था। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जमीन का इस तरह बंटवारा तार्किक और व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि जमीन अविभाज्य, इनडिविजिबल है, और ये एक टाइटल सूट था जिसमें मालिकाना हक तय करना था, न कि जमीन बांटनी थी। कोर्ट ने कहा कि मालिकाना हक सबूतों के आधार पर एक ही पक्ष को मिलना चाहिए, और वो हक रामलला विराजमान का बनता है। चलिए अब आते हैं एक ऐसे केस पर जो हमारी रोजमर्रा की डिजिटल लाइफ से सीधे जुड़ा है। अनुराधा भासीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020। ये मामला जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद वहां लगाए गए इंटरनेट और कम्युनिकेशन शटडाउन के संदर्भ में था। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है, क्योंकि ये डिजिटल एज में हमारे फंडामेंटल राइट्स की इंटरप्रिटेशन करता है। आजकल इंटरनेट के बिना तो कुछ होता ही नहीं। सही बात है। कोर्ट ने इसमें कई बड़ी बातें कही। पहली कि इंटरनेट के माध्यम से जानकारी पाना, अपनी बात कहना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19(1)(a) के तहत एक मौलिक अधिकार है। इसी तरह इंटरनेट के जरिए कोई भी पेशा या व्यापार करने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी ऑन एनी ट्रेड, बिजनेस और ऑक्यूपेशन, आर्टिकल 19(1)(g) के तहत सुरक्षित है। मतलब आज के जमाने में इंटरनेट सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि हमारे मौलिक अधिकारों को इस्तेमाल करने का एक जरूरी मीडियम है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, कोर्ट ने कहा कि इन अधिकारों पर रोक लगाई जा सकती है, लेकिन सिर्फ आर्टिकल 19(2) भाषण के लिए और 6 व्यापार के लिए उसमें दिए गए जायज कारणों, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के आधार पर ही, जैसे देश की सुरक्षा, पब्लिक ऑर्डर आदि। और सबसे जरूरी, ऐसी कोई भी रोक आनुपातिकता के परीक्षण, टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी पर खरी उतरनी चाहिए। प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट ये क्या है? आसान भाषा में समझाएंगी। जरूर।
प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट का मतलब है कि सरकार जो कदम उठा रही है, जैसे इंटरनेट बंद करना, उसका एक जायज मकसद होना चाहिए, लेजिटिमेट एम। उस मकसद और उठाए गए कदम के बीच एक तार्किक संबंध, रैशनल नेक्सस होना चाहिए। अच्छा, सरकार को ये भी देखना होगा कि क्या उस मकसद को हासिल करने का कोई और कम दखलंदाजी वाला तरीका, लेस इंट्रूसिव मेजर मौजूद था। और आखिर में ये सुनिश्चित करना होगा कि उस कदम से आम लोगों के अधिकारों का जो नुकसान हो रहा है वो मकसद हासिल करने के फायदे के अनुपात में ज्यादा तो नहीं है, मतलब बैलेंसिंग फंडामेंटल राइट्स एंड द रिस्ट्रिक्शन। समझ गया। मतलब जरूरत से ज्यादा कठोर कदम नहीं उठाना है। ऐसा नहीं कि जरा सी बात पर पूरे इलाके का इंटरनेट ही बंद कर दो। बिल्कुल। और कोर्ट ने यह भी कहा कि टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज रूल्स 2017 के तहत इंटरनेट सेवाओं को अनिश्चित काल के लिए बंद करना, इंडेफिनिट सस्पेंशन, गैर कानूनी है। हाँ, ये बहुत जरूरी था। जैसा कि नाम में ही है टेम्पररी सस्पेंशन, ये निलंबन सिर्फ अस्थायी टेम्पररी ड्यूरेशन होना चाहिए और इसकी नियमित समीक्षा, पीरियोडिक रिव्यू होनी चाहिए। और सरकार को ऐसे सभी शटडाउन आदेशों को पब्लिक करना होगा ताकि उन्हें अदालत में चुनौती दी जा सके, पारदर्शिता बनी रहे। बिल्कुल। इस फैसले ने प्रभावी रूप से इंटरनेट तक पहुंच के अधिकार, राइट टू एक्सेस टू द इंटरनेट, को मौलिक अधिकार के दर्जे तक पहुंचा दिया। हालांकि कोर्ट ने एक्सप्लिसिटली कोई नया अधिकार नहीं बनाया, बल्कि आर्टिकल 19 के तहत मौजूदा अधिकारों का ही विस्तार माना। लेकिन साथ ही कोर्ट ने यह भी माना कि राष्ट्रीय सुरक्षा या पब्लिक ऑर्डर के लिए सरकार इंटरनेट बंद कर सकती है, पर उसकी जवाबदेही तय कर दी। अब सरकार को ज्यादा सावधानी बरतनी होगी और अपने हर कदम को जस्टिफाई करना होगा। यहीं पर वो टेंशन पॉइंट है, सुरक्षा बनाम स्वतंत्रता। ये फैसला उस संतुलन को बनाने का फ्रेमवर्क देता है। इसका असर तो हम सब पर पड़ता है। सोचिए, आजकल बच्चों की ऑनलाइन क्लास, वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन पेमेंट, कैब बुक करना, खाना ऑर्डर करना, डॉक्टर से कंसल्ट करना, सरकारी योजनाओं की जानकारी लेना, सब कुछ इंटरनेट पर निर्भर है। हाँ बिल्कुल, लाइफ रुक जाती है। किसी छात्र का ऑनलाइन एग्जाम है और नेट बंद हो जाए, किसी छोटे दुकानदार की पूरी बिक्री ऑनलाइन पेमेंट पर टिकी हो, किसी मरीज को जरूरी मेडिकल इंफॉर्मेशन चाहिए हो, इंटरनेट बंद होने का मतलब है जिंदगी का थम जाना। ये फैसला सरकार को ज्यादा जवाबदेह बनाता है कि इंटरनेट शटडाउन जैसे कड़े कदम आखिरी हथियार के तौर पर इस्तेमाल हों, वो भी पूरी पारदर्शिता और सीमित समय के लिए। हाँ, अकाउंटेबिलिटी बढ़ी है। अच्छा, अब एक ऐसे मुद्दे पर आते हैं जो हमारे लोकतंत्र की सेहत से जुड़ा है, राजनीति का अपराधीकरण, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। ये तो हमेशा से एक गर्म मुद्दा रहा है। रामबाबू सिंह ठाकुर वर्सेस सुनील अरोरा एंड ऑर्स 2020 केस इसी से जुड़ा है। हाँ, ये समस्या भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती है। कोर्ट कई सालों से इस पर चिंता जताता रहा है, बार बार निर्देश दिए हैं। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने राजनीति में बढ़ते अपराधियों के दखल को रोकने और वोटर्स को ज्यादा जागरूक बनाने के लिए कई कड़े निर्देश दिए। क्या थे वो निर्देश? पहला, सभी राजनीतिक दलों जो केंद्र या राज्य स्तर पर चुनाव लड़ते हैं, उनके लिए अनिवार्य कर दिया गया कि वे अपनी वेबसाइट के होम पेज पर एक खास सेक्शन बनाकर उन सभी उम्मीदवारों की पूरी जानकारी अपलोड करें जिनके खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं, पेंडिंग क्रिमिनल केसेस। सिर्फ नाम नहीं, पूरी डिटेल। हाँ, पूरी डिटेल। इसमें सिर्फ केस का नाम नहीं, बल्कि अपराध की प्रकृति क्या है, चार्ज फ्रेम हुए हैं या नहीं, किस कोर्ट में केस चल रहा है, केस नंबर क्या है, ये सब बताना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण निर्देश ये था कि पार्टियों को सिर्फ जानकारी देनी ही नहीं, बल्कि ये भी बताना होगा कि उन्होंने ऐसे दागी उम्मीदवारों को टिकट क्यों दिया। हाँ, ये क्यों वाला सवाल अहम है। बिल्कुल, उन्हें ऐसे उम्मीदवार में क्या खासियत दिखी जो बिना आपराधिक रिकॉर्ड वाले दूसरे दावेदारों में नहीं थी। और ये कारण सिर्फ उम्मीदवार की चुनाव जीतने की क्षमता, विनेबिलिटी नहीं हो सकता। पार्टियों को उम्मीदवार की योग्यता, क्वालिफिकेशंस, उपलब्धि, अचीवमेंट्स और सार्वजनिक जीवन में उसके काम, मेरिट के आधार पर अपने चयन को जस्टिफाई करना होगा। विनेबिलिटी इज नॉट इनफ। इतना ही नहीं, कोर्ट ने कहा कि ये सारी जानकारी सिर्फ वेबसाइट पर डालने से काम नहीं चलेगा। इसे एक स्थानीय भाषा के अखबार में और एक राष्ट्रीय अखबार में भी प्रकाशित करना होगा। अच्छा, अखबारों में भी? हाँ, साथ ही पार्टी के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे फेसबुक, ट्विटर, उस पर भी इसे शेयर करना होगा। और ये सब कब करना है? उम्मीदवार फाइनल होने के 48 घंटे के अंदर या नामांकन शुरू होने की पहली तारीख से कम 2 हफ्ते पहले, जो भी पहले हो। और चुनाव प्रचार के दौरान कम से कम 3 बार इसे प्रकाशित या प्रसारित करना होगा। है
ये सारे निर्देश लोकतंत्र की शुद्धता, प्योरिटी बनाए रखने और चुनाव प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। कोर्ट सीधे तौर पर कानून बनाकर अपराधियों को चुनाव लड़ने से रोक नहीं सकता, ये काम संसद का है, लेकिन वो वोटर्स को ज्यादा जानकारी देकर उन्हें एक सूचित निर्णय, इन्फॉर्म चॉइस लेने में सक्षम बनाने की कोशिश कर रहा है। पार्टियों पर एक तरह का नैतिक दबाव, मॉरल प्रेशर और सार्वजनिक जांच, पब्लिक स्क्रूटनी बढ़ाने की कोशिश है कि वे सिर्फ विनेबिलिटी के नाम पर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को टिकट देने से पहले कई बार सोचें। इसका असर भी हुआ। चुनाव आयोग ने तुरंत इन निर्देशों को लागू करने के लिए सर्कुलर जारी किए। एक नया फॉर्म C7 लाया गया, जिसमें पार्टियों को दागी उम्मीदवारों को चुनने का कारण बताना होता है। अब चुनावों के समय हमें ये जानकारी अखबारों और पार्टियों की वेबसाइट पर दिखती भी हैं। हाँ, दिखने लगी है। ये वोटर्स के लिए बहुत बड़ा टूल है। जैसे हम कोई महंगा फोन खरीदने से पहले उसके रिव्यूज देखते हैं, स्पेसिफिकेशंस चेक करते हैं, वैसे ही वोट देने से पहले हम अपने उम्मीदवार का रिव्यू यानी उसका आपराधिक रिकॉर्ड और पार्टी का स्पष्टीकरण देख सकते हैं। अब ये हम पर यानी वोटर्स पर निर्भर करता है कि हम इस जानकारी का कितना इस्तेमाल करते हैं और पार्टियों को कितना जवाबदेह बनाते हैं। Precisely. It empowers the voter, but its ultimate effectiveness depends on voter awareness, media scrutiny, and perhaps most importantly, the willingness of political parties to genuinely reform from within, not just engage in token compliance, सिर्फ खाना पूर्ति ना हो। बिल्कुल। और आखिर में एक और केस जो टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और रेगुलेशन के बीच के रिश्ते को दिखाता है, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IMAI वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI 2020। ये मामला भारत में क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन, उस पर RBI द्वारा लगाए गए फाख्ती की बैन से संबंधित था। हाँ, ये केस दिखाता है कि कैसे नई टेक्नोलॉजी रेगुलेटरी संस्थाओं के लिए चुनौतियां पेश करती है। क्रिप्टो का मामला काफी पेचीदा है। बिल्कुल। हुआ ये था कि अप्रैल 2018 में RBI ने एक सर्कुलर जारी किया था। इसमें उसने अपने द्वारा रेगुलेटेड सभी संस्थाओं जैसे बैंक, NBFCs, पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स को निर्देश दिया कि वो वर्चुअल करेंसी VCs में डील करने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्था को अपनी सेवाएं देना बंद कर दें। मतलब बैंकिंग सपोर्ट बंद? हाँ, मतलब बैंक क्रिप्टो एक्सचेंजों को अकाउंट खोलने, पैसे ट्रांसफर करने जैसी सुविधाएं नहीं दे सकते थे। इससे भारत में क्रिप्टो का कारोबार लगभग ठप हो गया था। IMAI, जिसमें कुछ क्रिप्टो एक्सचेंज भी शामिल थे, ने सर्कुलर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। और सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2020 में RBI के सर्कुलर को रद्द कर दिया। कोर्ट ने इसे आनुपातिकता, प्रोपोर्शनैलिटी के आधार पर अवैध और लागू न करने योग्य, इलीगल एंड अनएनफोर्सेबल घोषित कर दिया। अच्छा, प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ भी? कोर्ट ने कहा कि RBI ये साबित करने में नाकाम रहा कि उसके द्वारा रेगुलेटेड संस्थाओं जैसे बैंकों को VC एक्सचेंजों के साथ डील करने से कोई ठोस नुकसान हुआ है या उन पर कोई बुरा असर पड़ा है। RBI ने खुद माना था कि VCs भारत में प्रतिबंधित नहीं हैं। ऐसे में बिना किसी ठोस सबूत के सिर्फ संभावित जोखिमों के आधार पर पूरे कारोबार पर ही फैक्चुअली रोक लगा देना, ये जरूरत से ज्यादा कठोर कदम था, यानी डिस्प्रोपोर्शनेट था। कोर्ट ने यह भी माना कि RBI का ये सर्कुलर आर्टिकल 19(1)G के तहत क्रिप्टो एक्सचेंजों और ट्रेडर्स के व्यापार या व्यवसाय करने की मौलिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। जब VCs में ट्रेडिंग गैरकानूनी नहीं है, तो उससे जुड़ी बैंकिंग सेवाओं पर पूरी तरह रोक लगाना इस मौलिक अधिकार पर एक अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। What's fascinating here is the court balancing the act. एक तरफ RBI जैसी बड़ी रेगुलेटरी संस्था की शक्तियां हैं, जिसका काम देश की वित्तीय स्थिरता बनाए रखना है। दूसरी तरफ नागरिकों और व्यवसायों के मौलिक अधिकार हैं। ये संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। कोर्ट ने माना कि RBI के पास अर्थव्यवस्था को रेगुलेट करने की व्यापक शक्तियां हैं, बैंकिंग सिस्टम को प्रोटेक्ट करने का अधिकार है, लेकिन ये शक्तियां असीमित नहीं है। रेगुलेटरी संस्थाओं को भी अपने कदम उठाने से पहले प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट पास करना होगा। उन्हें दिखाना होगा कि उनका कदम जरूरत के हिसाब से है, मनमाना नहीं है और इसका कोई कम खतौर विकल्प मौजूद नहीं था, खासकर तब जब वो किसी के मौलिक अधिकार को प्रभावित कर रहा हो। बिना किसी डेमोन्स्ट्रेटेबल हार्म के ब्लैंकेट बैन लगाना सही नहीं है। इस फैसले से भारत में क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग पर लगा फैक्टिकल बैन हट गया। बैंक और वित्तीय संस्थान फिर से इस उभरती हुई इंडस्ट्री को अपनी सेवाएं दे पाएं। बहुत से युवा निवेशक, डेवलपर्स और टेक एंटरप्रेन्योर्स जो क्रिप्टो स्पेस में काम कर रहे थे या करना चाहते थे, उनके लिए ये बड़ी राहत थी। हाँ, इंडस्ट्री के लिए बड़ी न्यूज़ थी। एकदम जैसे किसी पॉपुलर ऑनलाइन गेम पर लगा बैन हट जाए और सारे प्लेयर्स वापस लॉगिन करने लगे। बिल्कुल,
लेकिन इस फैसले ने एक और चीज उजागर की। भारत में क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा, कॉम्प्रहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क की सख्त जरूरत। हाँ, वो तो अभी भी नहीं है शायद। एग्जैक्टली। कोर्ट ने सिर्फ आरबीआई के सर्कुलर को रद्द किया था। उसने ये नहीं कहा कि क्रिप्टो करेंसी पूरी तरह सुरक्षित है या उसे रेगुलेट नहीं किया जाना चाहिए। ये इंडस्ट्री अभी भी काफी हद तक अनरेगुलेटेड है और इससे जुड़े जोखिम जैसे कीमतों में भारी उतार चढ़ाव, प्राइस वॉलेटिलिटी, निवेशकों का संरक्षण, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फाइनेंसिंग में इसके संभावित इस्तेमाल, इन सब पर बहस और चिंताएं जारी हैं। सरकार और आरबीआई अभी भी इस पहेली को सुलझाने में लगे हैं कि इसे कैसे रेगुलेट किया जाए ताकि इनोवेशन भी ना रुके और जोखिम भी कम हो। तो ये थे कुछ हालिया लैंडमार्क जजमेंट्स जिन्होंने हमारे कानूनी और सामाजिक परिदृश्यों को काफी हद तक बदला है या बदलने की प्रक्रिया में हैं। हाँ, समानता, स्वतंत्रता, निजता, धर्म की स्वतंत्रता, टेक्नोलॉजी का प्रभाव, राजनीति की शुचिता, इन सभी अहम मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट की व्याख्याएं लगातार विकसित हो रही हैं, जो हमारे बदलते समय और समाज को रिफ्लेक्ट करती हैं। और ये जानना भी जरूरी है, जैसा आपने पहले भी इशारा किया, कि ये फैसले अक्सर पत्थर की लकीर नहीं होते। जैसा हमने सबरीमाला केस में देखा, रिव्यू पिटीशन दाखिल हो सकती हैं, मामले बड़ी बेंचों को भेजे जा सकते हैं। बिल्कुल। कानून एक डायनामिक चीज है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो समाज की जरूरतों, बहसों और समझ के साथ बदलती रहती है। इन फैसलों पर गौर करने लायक एक बात यह भी है कि कैसे कोर्ट लगातार व्यक्तिगत अधिकारों, इंडिविजुअल राइट्स और सामूहिक हितों, कलेक्टिव इंटरेस्ट्स या स्थापित परंपराओं, एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशंस के बीच एक नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश करता है। बना पाता है या कभी-कभी वो किसी एक तरफ ज्यादा झुक जाता है। इन फैसलों का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर सोचते रहना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ कानून के छात्रों या वकीलों के लिए नहीं, बल्कि हर जागरूक नागरिक के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको भारतीय राज्य व्यवस्था के अध्याय 90 ऐतिहासिक निर्णय और उनके प्रभाव पर हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। यूपीएससी विषयों पर ऐसी और चर्चाओं के लिए द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।